हाँ शायद शायद शायद, यू आर ट्रू, सही कह रहे हैं, नहीं मैंने वो कर दिया। तो मैं ये बोल रहा था कि अभी एक लेटेस्ट सर्वे किया गया था कि पूरे हिंदुस्तान भर में जितनी भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं उनके ऊपर एक सर्वे किया गया था, और ये पता लगाया गया कि भाई कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रॉपरली बोलना लिखना आता है। तो मैं उसके कुछ फैक्ट्स आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ, और वो कुछ पूरे तो नहीं आ रहे हैं, मैं भी पूरे नहीं डाल रहा हूँ अभी, सिर्फ ये दीज आर द 4 पॉइंट्स, ये उसके कुल 4 पॉइंट्स हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में गैजेटेड आया था ये। कुल मिलाकर के 21,000 बच्चों पर ये सर्वे किया गया, तो ये पता चला कि ओनली 57% इंजीनियरिंग स्टूडेंट कैन राइट करेक्ट सेंटेंसेस इन इंग्लिश। आपको ये जान के बड़ा अजीब लगेगा कि 2014 में और 15 में टीसीएस कंपनी का नाम तो सुना ही आप सभी ने, टीसीएस। तो टीसीएस has amended a big change in their selection criteria, और उन्होंने कहा कि सबसे पहले, हेलो संध्या, गुड इवनिंग। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले क्या होता था कि जैसे मान लो आप ब्रांच के टॉपर हो, राइट, तो आपको बोलते थे कि इफ यू आर अ ब्रांच टॉपर यू एग्जीक्यूटेड इन फॉर्म राइटिंग द रिटन टेस्ट यू डायरेक्टली कम टू फेस द जीडीपी राउंड। इट वाज हैपनिंग अर्लियर, ये पहले होता था, है ना। लेटर ऑन दे मेड चेंज विद दिस एज वेल। उनका कहना था कि होम्स वर द पीपल वी आर selected from various campuses and coming to our college or coming to our company, they could not even write 2 correct sentences in English। ये सारे बच्चे जो आते हैं हमारे यहाँ काम करने के लिए, ये अपने सीनियर्स को या अपने बॉस को या अपने इमीडिएट जो टीम लीडर को यदि वो 2 सेंटेंस लिखना होता है कि हमारे हमको छुट्टी चाहिए मान लो, ठीक, अब वो छुट्टी हो सकता है किसी भी चीज की वजह से लेना पड़ सकता है, आपकी तबीयत ना ठीक हो, आपको घर जाना हो, या आपको कोई और किसी फंक्शन में अटेंड करना हो, तो वो प्रॉपर 2 सेंटेंस तक नहीं लिख पाते। तो ये बात उनको अंदर से हिला के रख दी कि भाई हाउ कम वी आर टेकिंग अवे पीपल दोज हु आर नॉट गुड एट राइटिंग फॉर 2 सेंटेंसेस। तो उन्होंने अपने प्रोसेस में एक चेंज किया, उन्होंने बोला कि अब हम बच्चों का रिटन टेस्ट लेंगे, मतलब रिटन इंग्लिश टेस्ट भी लेंगे। उसका नाम था ईमेल राइटिंग टेस्ट। ईमेल राइटिंग टेस्ट क्या होता है, जब आप कैंपस वैम्पस की प्रिपरेशन या किसी भी चीज की प्रिपरेशन करते हो उसके बारे में पूरी जानकारी को जुटा लेना बहुत जरूरी है। उसकी जानकारी को जुटा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके पास जानकारी होगी नहीं तो आप जैसे बोलते हैं ना, इंग्लिश चैनल पार करने के लिए आपको अच्छा तैराक तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके अप एंड डाउन्स भी मालूम होने चाहिए ताकि आप उसको आसानी से फेस कर पाए। और उसमें सबसे एक्साइटिंग जो चीज हुई थी पता है क्या, वो क्या था कि मोस्टली स्टूडेंट्स को जो बच्चे बहुत अच्छे थे इंग्लिश में, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी मानी जाती थी, उनको कुछ उसमें मैकेनिकल कुछ लिंक्स थे कि भाई ईमेल राइटिंग को लिखने का कुछ तरीका फॉलो करना था उनको। देयर वाज सम फॉर्मेट कि दे सपोज टू राइट द ईमेल इन दैट गिवन फॉर्मेट। और सब बच्चों ने अपनी वो अंग्रेजी जो तूफानी इंग्लिश थी वो लिखना स्टार्ट कर दिया। तो जिन बच्चों से हम लोगों की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, जो कॉलेज के लिए एडिटर इन चीफ हुआ करते थे, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और कॉमनर्स जो थे उनका सिलेक्शन हो गया। आप शायद मेरी बात से कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं जो ये बातें आपसे कर रहा हूँ किस रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ। कुछ चीजें क्लियर हो रही होंगी, कुछ चीजें आपको अभी भी अंडरस्टूड नहीं हो रही होंगी कि सर क्या बात कर रहे हैं। थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है आप लोगों को जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे? यस सर। यस सर। ये जो है मैं बता रहा हूँ आपसे कि एवरी ईयर एवरी आई मीन एवरी टाइम एवरी कंपनी मेक सम चेंजेस टू देयर सिलेक्शन प्रोसेस। जैसे तुमने सुना होगा, इतना तो सभी सुने होंगे तुम लोग, कि पहले मतलब मध्य प्रदेश के अंदर मोस्टली कॉलेजेस में टीसीएस डेवन कंपनी हुआ करती थी। जब तुमने भी अपने कॉलेज में एडमिशन लिया होगा और तुमने कॉलेज में जब पूछा होगा कि सर आप बताइए आपके कॉलेज में कौन कौन सी कंपनी आती थी, तो सबसे पहले कॉलेज वालों ने टीसीएस का नाम लिया होगा। याद है ना? टीसीएस का नाम लिया होगा, इन्फोसिस का नाम लिया होगा, बताया होगा कि यही कॉलेज में हमारे सबसे पहले कंपनी आती है, मतलब डे वन कंपनी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? सर हुआ था। लड़का एडमिशन लेने के लिए जब आता है कॉलेज में, तो सबसे पहला क्वेश्चन कॉलेज वालों से क्या पूछता है कि आप बताइए कि आपके कॉलेज में प्लेसमेंट होता है तो कैसी कंपनीज आती है और वो क्या पैकेज बच्चों को ऑफर करती हैं। ये क्वेश्चन बच्चा पूछता है, और नहीं पूछता है तो पूछना चाहिए उसको। इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो पूछा होगा आपने भी, आपने नहीं तो आपके पेरेंट्स ने पूछा होगा, जिन्होंने आपका एडमिशन कराया होगा उन्होंने पूछा होगा, राइट।
तो पहले होते थे पता है कितने में, 100, 200, 300, 400, मतलब एक एक जगह से सिलेक्शंस होते थे, क्योंकि हर कॉलेज में 1000 के ऊपर बच्चे पढ़ते थे। किसी में 10,000 पढ़ रहे, किसी में 5,000 पढ़ रहे, किसी में 2,000, 3,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इतने बच्चों के अंदर जो एलिजिबिलिटी भी होती थी वो अप्रॉक्सिमेटली हंड्रेड्स में होती थी कि 500 स्टूडेंट एलिजिबल टू राइट द टेस्ट। और पता चला इतने बच्चों में से 100 बच्चों का सिलेक्शन हो गया। तो ये बड़ा एक अच्छा एक माहौल होता था। लेकिन अब पिछले 3 साल से यदि आप कॉलेज की स्थिति पूछो कि भाई आप बताओ आपके यहाँ टीचर्स आती, तो बोलेंगे हाँ आती है। लेकिन बच्चे कितने लेके जाती है, तो अब जवाब आता है 2, 4, 6, 7, 8, है ना। और बहुत बहुत अच्छा कोई रिजल्ट यदि आएगा तो अंडर 50 में आएगा, मतलब 50 के कम ही बताते हैं वो। अच्छा, दूसरी बात, इन्फोसिस जैसे देखो, इन्फोसिस ने क्या चेंज कर दिया अपने क्राइटेरिया में। इन्फोसिस कहती थी कि तुम्हारा यदि थ्रू आउट 75 है, मतलब 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में अभी तक तुम्हारा थ्रू आउट 75 है, देन यू एलिजिबल टू सिट विद अस, तभी आप हमारे यहाँ बैठ सकते हो। उन्होंने भी चेंज कर दिया विद टाइम। अब उन्होंने बोला नहीं, वो तो 75 ठीक है, हम उसके क्राइटेरिया को और कम कर देते हैं, अब हम 70 कर देते हैं। लेकिन जो बाइफिकेशन करेंगे, जब वो सिलेक्शन का जो उनका स्क्रीनिंग राउंड है उसको और डिफिकल्ट कर दिया कि पहले रिटन कराएंगे, फिर प्रोग्रामिंग राउंड कराएंगे, फिर कोडिंग राउंड कराएंगे, फिर टेक्निकल एचआर, फिर एमआर, फिर साइकोमेट्रिक, और उसके बाद जब ये सब हो जाएगा तो फिर एक और शेड्यूल टेस्ट करा देते हैं। शेड्यूल टेस्ट का मतलब कि जब तुमको ऑफर लेटर उन्होंने दे दिया तो ज्वाइनिंग लेटर तभी देंगे जब वो शेड्यूल टेस्ट तुम कंप्लीट कर लोगे। यदि तुम सोचते हो कि अपने दोस्त से करा लेंगे, तो दोस्त बोलता है कि मैं तेरा करूंगा तो अपना कब करूंगा, और वो आप सबसे पूछ भी नहीं सकते क्योंकि उसके आंसर्स, ऐसा नहीं कि आप कट कॉपी किया और आपको गूगल पे उसका आंसर मिल गया। एक अच्छा दोस्त आपको सॉल्व तो कर सकता है, हेल्प कर सकता है, लेकिन वो पहले अपना करेगा या आपका करेगा। तो जिसका पहले होता है तो उसकी ज्वाइनिंग पहले आ जाती है। ये जो मैं बातें आपसे कर रहा हूँ, आप इन सब बातों में से किसी भी बात से अभी तक अवेयर्ड हैं? किसी बात की आपको इस बारे में जानकारी है थोड़ी बहुत? हेलो। नो सर। अच्छा, इसमें से किसी भी बात के बारे में जानकारी नहीं है आप लोगों को? अच्छा, विपिन, यस सर। किसी बात की जानकारी इसमें से है जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? ट्विंकल? यस सर। अच्छा, है, पता है आप लोगों को ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? सर इसमें वो सर जो टीवीएस कंपनी अब मतलब पहले बहुत लोगों को लेती थी, लेकिन अब 2-3 लोगों को लेती है और वो रिटर्न टेस्ट लेती है। हमने देखा था सर, पिछली बार हमारे सीनियरों का हुआ। राइट, ठीक। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा था ताकि आप भी अपने आप को बदलते हुए समय के हिसाब से खुद को तैयार रखें। दिमाग में कोई ऐसी चीज और टाइम सेट ना कर लें कि हाँ ये होता था और आज भी यही होगा और आने वाले कल भी यही होगा। कंपनी में पहले जो होता था वो हर साल उसमें कोई ना कोई चेंजेस किया जा सकता है। इट इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड दे कैन मेक अमेंडमेंट विद द करेंट। कैन यू ऑल लिसन मी? आवाज आ रही है? यस सर। जी, ठीक। तो चलिए, आपको रफ एक आइडिया लग गया, और इस रफ आइडिया के साथ मेरे को लगता है कि मैंने आपसे कल 2-3 चीजों के बारे में आपसे शेयर किया था। मैंने ये कहा था कि पहले वे जो रिमेनिंग जो स्लाइड्स हैं, देखो यार, तो मैं जानता हूँ ये बात, आप सब बड़े अच्छे स्टूडेंट हो, ये तो मुझे मालूम ही है। लेकिन थोड़ा सा शेरदिल बनो आप लोग। क्या बनो? क्या बनो? शेर दिल। शेर दिल। शेर शेरदिल का मतलब होता है ना थोड़ा सा, मतलब ऐसा ऐसा ऐसे रहा करो कि ये, मतलब कल भी मैंने ये सिखाया था, और इनफैक्ट जब तक आप मेरे सेशन करोगे ये मैं बोलता ही रहूंगा आपसे। आप क्या थे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप क्या होना चाहते हो वो इम्पोर्टेंट है, और आप जो होना चाहते हो उसके लिए आज क्या कर रहे हो ये उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। समझ गए? मैं जानता हूँ आप सब बहुत एवरेज स्टूडेंट हो, मन लगाते हो, और नहीं होता मन तो आते क्यों। ये तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है कि तुम आते हो, इसका मतलब तुम्हारे मन में इच्छा शक्ति है, इसीलिए कुछ करना चाहते हो। और जब भी मैं खुद को पढ़ाता हूँ ना आपको, तो मैं अपने आप को बहुत रोकता हूँ। मुझे डर होता है कि मेरा असली रूप आपको दिख न जाए कहीं पढ़ाते पढ़ाते। जैसे मैं जैसे इंग्लिश में बोलने में मैं बहुत बार कतराता हूँ, मेरे को डर लगता है कि मैं इंग्लिश में बात करूंगा तो कहीं आप मेरे से गुस्सा ना हो जाए, मेरे को मेरे बारे में ये ना समझ में आ रहे कि अरे सर ये आदमी तो बहुत अच्छा है लेकिन ये हमारे लिए नहीं बना है। मैंने पूछा वो क्यों? क्योंकि सर वो उनकी बड़ी हाई फाई इंग्लिश है ना। तो और आपको मतलब अनकंफर्टेबल सा फील हो, है ना। तो मैं वो चाहता नहीं एक्चुअली। तो लेकिन हमेशा अपने टीचर को फ्री हैंड दे देना चाहिए। क्या दे देना चाहिए? क्या दे देना चाहिए? फ्री हैंड सर।
फ्री हैंड, है ना, उसको फ्री हैंड दे देना चाहिए। उसको ये बोलना चाहिए कि गुरुजी, हिंदी में शुद्ध भाषा, एकदम देसी भाषा में बोलना चाहिए, गुरुजी हमको अंग्रेजी नहीं आती, राइट, आप सिखा सकते हैं, ऐसा हमको विश्वास है, आप सिखा सकते हैं, ऐसा हमें विश्वास है, और हमें बहुत बेसिक लेवल की चीजें आती है। अब आप बताइए कि इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा। ठीक है, आपने मतलब हजारों हजार बच्चों को पढ़ाया है, उनकी लाइफ बनाई है, तो आप बताइए कि करना क्या पड़ेगा जिससे कि मेरा भला हो जाए। और आप जो बताओगे उसको मैं अपनी पूरी हिम्मत से, अपने मन से, अपनी पूरी ताकत से जितना मैं कर सकता हूँ पूरा करूंगा। और जो डाउट होगा उसके लिए आप हैं, मैं आपसे चर्चा करूंगा, डिस्कस करूंगा, शेयर करूंगा, प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस करूंगा, और आप मुझे गाइड करेंगे। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप बताइए। होना चाहिए सर। नहीं, यही सोच रखा करो, समझे, यही सोच रखा करो। टीचर को कभी भी अपने आप, टीचर हो, ट्रेनर हो, प्रोफेसर हो, कोई भी हो, उनको कभी इस बात के लिए फोर्स नहीं होना चाहिए कि सर आप तो हमारे जैसे तरीके से हमारे तरीके से वो चीज करिए। जैसे अब इंग्लिश है, मान लो इंग्लिश है, अब इंग्लिश का जो मूल रूप है वो कोई बदल देगा क्या? मैं चाहूं कि भाई इंग्लिश का जैसे ट्रांसलेशन होता है, किसी भी चीज का कोई ट्रांसलेटेड फॉर्म होता है, तो मैं चाहूं कि हाँ मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं चाहूं तो बदल सकता हूं उसको? नो सर। आंसर इज नो, नहीं बदल सकता, क्योंकि जो उसका मूल रूप है वो वही रहेगा, क्योंकि ग्रामर के नियम के अनुसार वो सेंटेंस वैसे ही फ्रेम होगा। यदि कोई डिफिकल्ट सेंटेंस वर्ड बोलने में है तो मेरे बोल देने से वो आसान थोड़ी हो जाएगा, वो जैसा है वैसे ही रहेगा। हाँ, मेरा कहने का शॉर्ट में सिंपल सा ये मतलब है कि सर हमको ये पता है कि अभी मेरी स्थिति एवरेज है, लेकिन आप बताओगे तो मैं पूरी तरीके से आपका साथ दूंगा, राइट, आपका साथ दूंगा, और पीछे नहीं हटूंगा, अपने कदम पीछे नहीं रखूंगा। ऐसे लड़के बेटा लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं। ठीक है, और जो लड़के दूसरों के हिसाब से चीजों को, मतलब प्लीज खुद को कराने के लिए, प्लीज कराने के लिए, है ना, चीजें करते हैं, वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ठीक है, तो आप तो ये छोड़ दो कि तुम्हारे कॉलेज का नाम क्या है, तुम्हारा ब्रांच क्या है, तुम्हारा पास्ट क्या है, ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, आप। ठीक, उसमें मुद्दा सिर्फ आप पे है, आपसे कहानी शुरू होती है और आप पे ही कहानी खत्म होती है। ठीक, और ये प्रवचन नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, ये एक्चुअली में फैक्ट है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ओके, यस सर। तो आज की कार्रवाई शुरू करें अभी। जैसे मैं जवाब, जैसे मैं बातचीत करता हूँ ना, तो मेरे को लगता है कि जवाब सब तरफ से आना चाहिए। मतलब जिसमें ट्विंकल भी बोले, विपिन भी बोले, हर्षित भी बोले, नीतू बोले, अभी नीतू तो मैंने आज पहली बार देखा एक बच्चे को, प्रदीप बोले, राम जी बोले, रूपाली बोले, संध्या तो बोलती है, राइट, और शुभम कुमार, सब बोले पार्टिसिपेट करें एक मन से, राइट। ऐसा तो नहीं कि मैं सपना देख रहा हूँ, ये सच हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताओ। बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है ना। यस सर। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो, वेरी गुड। तो मैं अब आपको आज का बताता हूँ कि हम लोग अभी क्या करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, मैं अभी आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, और इस क्वेश्चन का नाम है साइकोमेट्रिक। क्या नाम है, क्या नाम है? साइकोमेट्रिक। इट्स अ वेरी, हाँ, इट्स अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन, और आप मुझे बताओगे कि व्हाट इफ, ये क्वेश्चन आपके लिए है कि व्हाट इफ, और ये प्रश्न आपके सामने ये दिया हुआ है, मैं अभी चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ। और ये क्वेश्चन मान लीजिए यदि आपसे पूछा जाता तो आपका जवाब क्या होता, वो आपको मुझे बताना है। ठीक, मैंने ये टाइप कर लिया है आपके लिए, एंड द क्वेश्चंस आर लाइक दिस। इसको अच्छे से पहले पढ़ लीजिए। ये साइकोलॉजिकल प्रायोरिटी टेस्ट है। मान लीजिए आपके साथ ये पांचों चीजें एक साथ हो रही हैं। These are the 5 things are happening in your house at the same time. In which sequence would you solve them? The telephone is ringing. आपके घर में ये पांचों चीजें एक साथ हो रही हैं, ठीक है। तो पहले क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या करोगे, चौथे और पांचवें नंबर पे क्या करोगे? What to do first to the second, and second to third, and third to fourth, and at last and least, right? How shall you arrange in all these sequences in chronological order? इसका chronological order क्या होगा? ठीक है, तो टेलीफोन का रिंग बज रहा है, दूसरा क्या लिखा है, बच्चा रो रहा है, तीसरा क्या लिखा है, कोई डोर पे आके कोई नॉक कर रहा है, चौथा कि आपने जो बाहर कपड़े डाले थे वो सूख गए, लेकिन बाहर में जो कपड़े आपने डाले थे वो सूख गए और एकाएक पानी पड़ना शुरू हो गया, ठीक है। और आखिर में क्या लिखा है कि आपने किचन के अंदर जो आपका टैप था वो खुला हुआ है, जिससे कि पानी ओवरफ्लो हो रहा है। ये पांचों चीजें यदि एक साथ हो रही हो तो पहले क्या, बाद में क्या, उसके बाद क्या, लास्ट में क्या, और एंड में क्या, बताइए।
आप 1 2 3 4 5 4 3 2 4 ऐसे कुछ करके आंसर यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख सकते हो। एंड दिस इज अ वेरी रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। चलो मुझे एक आंसर तो मिल गया अभी। आई एम वेटिंग फॉर द अदर रिप्लाईज। पहले सभी फटाफट आंसर्स आ जाए, देन आई लेट यू नो। चलो तो मुझे अभी तक कुल मिला करके 1 2 3 4 5 डिफरेंट रिस्पॉन्सेस मुझे अभी तक मिल चुके हैं। चलो वेरी गुड। मुझे 5 रिस्पॉन्सेस अभी तक मिल चुके हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर्स फ्रॉम अदर पीपल। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ विच वन इज राइट एंड व्हाई, इसमें से कौन सा सही और क्यों सही है। ठीक है, प्रोबेबली बहुत से लोगों ने आंसर दे दिया है। क्वेश्चन तो मेरे को लगता है सभी को क्लियर हो ही चुका होगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है क्वेश्चन वाइज की बहुत डाउट हो। 1 2 3 4 5 6 अभी तक 6 लोगों ने आंसर दिया है। जल्दी जल्दी फटाफट जो भी लगता है आपको। 4 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 जो भी लगता है फटाफट आंसर बताओ आप। क्विक, थोड़ा जल्दी। हाँ चलो एक और आंसर मिल गया। गुड। अभी तक 7 लोगों ने आंसर दे दिया। आपको लग रहा है इसमें ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट हो? साइंस है, साइंटिफिक क्वेश्चन है, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट तो है नहीं। आपके हिसाब से आपके अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे जो लगता है वो आप क्लिक कर दो एक बार। चलो बढ़िया, ठीक है, गुड। तो हो गए ये 8 लोग हो गए। अभी 1 2 लोग और बचे हुए हैं जो यदि देना चाहे तो दे सकते हैं। चलो वेरी गुड। गैलेक्सी J7, आपका नाम बताइए। गैलेक्सी J7 नाम से आप अपना एक्चुअल नाम बताइए। क्या आपका नाम? आप चाहे तो प्राइवेटली मैसेज मेरे को कर सकते हैं। आप सुन पा रहे हो? हेलो, आप सभी को यहाँ अपना नाम जो है वो एक्चुअल आपका जो नाम है वही यहाँ मेंशन करना है। यहाँ पे यू कैन नॉट टेक एनी अदर नेम एक्सेप्ट योर एक्चुअल नेम। Galaxy J7, I'm asking you, what's your actual name? चलो अच्छा, दिस वाज यू कुमरेंद्र, ये आप थे क्या? यस सर। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। तो आपका नाम तो ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो रहा था, फिर ये J7 क्यों दिख रहा था यहाँ पे? आपका नाम तो आ ही रहा था ऑलरेडी। सर तो मुझे, एक्चुअली ज्वाइन करने में आज बहुत परेशानी हो गई। हाँ मैं भी नोटिस किया कि ही वाज नॉट इन देयर, है ना। फिर आप मीनवाइल आप क्लास से आ गए। चलिए आ गए, फाइनली आप पहुंच चुके हैं। ये मैं सर आपको बता दूं व्हाट लैपटॉप। इज। हाँ ये अब मैं आपको इसका आंसर बताऊं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। साइकोमेट्रिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं और ये क्वेश्चन साइकोमेट्रिक जो होता है ना, दिस सच क्वेश्चन टेस्ट आर मेंटल साइंस और आर इमोशनलिटी एंड इंटेलिजेंस, कि हमारा इमोशनलिटी कैसा है, हमारा इंटेलिजेंस कैसा है।
ये टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है और आजकल ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, मतलब ज्यादातर जगहों पे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल, साइकोमेट्रिक, कि किसी भी तरह की सिचुएशंस को आप किस तरह से रिजॉल्व करते हो, कैसे उसको आप सॉल्व करते हो, ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है आजकल। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर अभी तक मैं आपको बस इतना बता देता हूँ कि कितने बच्चे ने इसका करेक्ट आंसर दिया है। अभी तक मुझे इसका सिर्फ एकमात्र करेक्ट आंसर अभी तक मिला है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, और एक और फीमेल कैंडिडेट ने प्रोबेबली करेक्ट आंसर दिया है और सारे आंसर्स गलत हैं। ठीक है, ये गलत का मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई बड़ी मिस्टेक आपने कर दी है, बट हाँ मतलब मेरे को बताना था, सिर्फ एक आपको रफ आइडिया देने के लिए कि कितनों ने आप में से सही और कितनों ने गलत दिया है। तो आंसर इज, सबसे पहली चीज, यदि टेलीफोन का रिंग बज रहा है, यदि टेलीफोन का रिंग बज रहा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। टेलीफोन का रिंग किसी न किसी पर्सन इंडिविजुअल का होगा, कभी कभी अनवांटेड कॉल्स भी आ जाती हैं। ठीक है, तो आपको ये यू नॉट नो कि हुज कॉल इज देयर, और चूंकि बच्चा रो रहा है तो आपकी ह्यूमिनिटी है ना कहीं चूंकि वो इनोसेंस है उसके अंदर, उसको नहीं पता वो रो रहा है, हो सकता है पानी के लिए रो रहा हो, दूध के लिए रो रहा हो, किसी और चीज के लिए रो रहा हो। तो योर फर्स्ट जॉब इज टू गो टुवर्ड्स हिम, मतलब उसके पास आप जाएंगे, छोटा है चूंकि तो उसको आप लैप में, गोद में भी ले सकते हैं आप। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग इज दैट कि उसके बाद जो है वो पानी चूंकि ओवरफ्लो कर रहा है, टैप का पानी ओवरफ्लो कर रहा है ना, ओवरफ्लो कर रहा है, इसका मतलब आप स्लिप हो सकते हो, स्किट हो सकते हो, और उससे कुछ और भी इनफैक्ट प्रॉब्लम हो सकती है। तो चूंकि ओवरफ्लो कर रहा है तो आपने बच्चे को गोद में उठाया, तो वो मतलब इमीडिएटली स्टॉप क्राइंग, है ना, एट द सेम टाइम यू कैन स्टॉप द टैप। और उसके बाद द थर्ड थिंग यू कैन डू इज कि चूंकि सामने से डोर पे कोई बहुत देर से वेट कर रहा है, वेट बहुत देर से कर रहा है, मतलब मीनवाइल जितनी देर में भी आप वहां हैं, तो आप तुरंत से आप चाहे तो आप डोर खोल सकते हैं। और डोर खोलने के बाद द नेक्स्ट थिंग इज कि जो टेलीफोन की रिंग बज रही है, हो सकता है वो आपके ऑफिस से हो, किसी इंपॉर्टेंट पर्सन का हो, तो आप जो है वो फोन एक बार यू कैन चेक कि whose call is there. If it is important, immediately pick. If it is not, then you can hang up. ठीक। और फिर पांचवी और आखिरी चीज जो आप करेंगे वो ये है कि जो चौथे नंबर पे लिखा है कि जो आपने कपड़े सूखने के लिए डाले थे बाहर, स्वाभाविक सी बात है, कपड़ा गीला है तो सूखने के लिए डाले हैं, और यदि पानी पड़ रहा है, पानी का सीजन है या नहीं है, लेकिन पानी पड़ रहा है, उसको दोबारा कपड़ा भीग गया तो वो दोबारा सूख भी सकता है, उसमें कोई ट्रेजेडी नहीं हो गई। ठीक है, वो कपड़ा दोबारा भी सूख सकता है, बट द फर्स्ट प्रेफरेंस यू गिव लाइक दिस। तो राइट आंसर इज 25314। ये आंसर सीकू यादव का है, और संध्या प्रजापति ने भी वेरी क्लोजली यही आंसर दिया था। उसका आंसर था 25143, उसका आंसर था। थोड़ा सा चेंज है, जस्ट थोड़ा सा उसमें चेंज है। तो मेरे को लगता है आप सभी को इसका करेक्ट आंसर मिल चुका है। और यदि आप ने इसका आंसर बच्चे से रिलेटेड दिया है, टेलीफोन से रिलेटेड दिया है, इसका मतलब यदि मान लो टेलीफोन की बात करी आपने, इसका मतलब यू आर गिविंग मोर एम्फेसाइज टुवर्ड्स योर वर्क। बेबी इज क्राइंग का मतलब बेबी मतलब फैमिली से है यहाँ पे, नॉकिंग एट द डोर का मतलब मनी से है, और ये क्लोथ वाली जो बात है ये फाइनेंस से है, और ये टैप वाला जो किचन वाला है, इट इज फॉर लव, राइट। ये सारे इसके डिकोड्स है कि मतलब विच टू हु यू आर एम्फेसाइजिंग मोर, आपका किस पे ज्यादा एम्फेसाइज है। ठीक, ये ऐसे सिंपल शॉर्ट एक साइकोमेट्रिक था जो भी आपने अटेंड किया। और हम लोग अब जो है एक इंटरव्यू के लिए मुझे एक नाम चाहिए, और आप मुझे बताओ या चैट बॉक्स में बताओ कि आप में से कौन आज पार्टिसिपेट करना चाहेगा। मैं सिर्फ आज दो बच्चों का इंटरव्यू करूंगा, सिर्फ जस्ट टू, है ना, और हम लोग एक आज ग्रुप डिस्कशन करेंगे। सिर्फ दो बच्चों का इंटरव्यू करूंगा, और फिर उसके बाद हम लोग एक ग्रुप डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आप प्राइवेटली मैसेज या पब्लिकली मैसेज एक मेरे को भेज सकते हैं चैट बॉक्स में, जो लोग भी इंटरेस्टेड है आने के लिए आज। मैं वेट कर रहा हूँ आपके रिस्पॉन्सेस का, क्विक।
तो मेरे पास एक पहला नाम है, दो बच्चों के अभी तक मेरे पास नाम आए हैं। देखो यहाँ पर आप लोग थोड़े ढीले पड़ जाते हो। तुम लोगों को ये सोचना चाहिए यार कि तुम लोग कितने लोग हो, टोटल 12-13 लोग जुड़े हुए हो, क्लास में 14 हो गए हो, राइट? तो किस बात से डरते हो? मतलब अभी हम लोग वही बात कर रहे थे ना, ये सर नहीं आता तो भी आ रहे क्लास में, आता होता तो फिर क्यों आते आपके पास, है ना? हमें इस बात का विश्वास है कि आप सिखा सकते हो। तो आप तो यार बस ये बोलो कि सर आई वांटेड टू कम फॉर सीइंग द थिंग्स हाउ इज हैपनिंग, कैसा होता है एक बार जरा देखते हैं। अरे जवाब नहीं दे पाएंगे? जैसे कल देखो हर्षित त्यागी का आया था, हर्षित डिड नॉट आंसर एनी क्वेश्चन, बहुत ज्यादा उसने आंसर नहीं दिया था, बट द बेस्ट पार्ट ऑफ हर्षित was he taken an opportunity to come in front for so many people। लोगों के बीच में आना भी अपने आप में बड़ी हिम्मत की बात होती है, इतना आसान थोड़ी होता है कि कोई कैसे भी किसी के सामने आ जाए। और मैं कहा आपके मेरे कपड़े से लेना देना नहीं है कि आपने कपड़े क्या पहन रखे हैं और आपके पीछे का दृश्य क्या दिखाई दे रहा है, मेरे लिए ये मैटर नहीं करता। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट ये चीज है कि आप जब आप सुन करके कैसे देना चाहते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, आप क्या कैसे रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, मेरा सिर्फ उससे लेना देना है। और आपकी आवाज मुझ तक आ जाए और मेरी आवाज आप तक पहुंच जाए, तो सिंपल। मेरे पास अभी तक कोई नाम नहीं आया, सिर्फ 1-2 ही नाम आए हैं। चलो मैं काम करता हूँ, फिलहाल जो बच्चे आना चाहते हैं उन्हीं को इनवाइट करते हैं। पहले तो ट्विंकल खेर, आप आ जाओ। ट्विंकल खेर जी आ सकते हैं आप, अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए आप। गुड इवनिंग सर। हेलो सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, आपकी आवाज बहुत धीमी आवाज आ रही है आपकी, बहुत कम आवाज आ रही है आपकी। हाँ अभी ठीक है, अभी प्रॉपर है, यस। अच्छा, वो आप माइक यूज करोगे आप, ईयरफोन्स? एक्चुअली आज लॉस्ट में ईयरफोन ढूंढने पड़े। अच्छा, ओके ओके। हाँ क्योंकि वॉइस तुम्हारी थोड़ी कम आ रही है ट्विंकल, आवाज तुम्हारी बहुत कम आ रही है ना? आप जो बोल रहे हो ना वो हम प्रॉपर उसको सुन नहीं पा रहे। आपका चेहरा साफ दिख रहा है लेकिन आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, तो आपको थोड़ा तेज बना बना के बोलना पड़ेगा। जो भी आप बोलेंगे ना आप उसको थोड़ा लाउड होके बोलिएगा, ठीक है? ओके सर। ओके फाइन। तो कैन वी बिगिन, स्टार्ट करें? यस सर। चलिए, तो आप जो है पहले विश करें, देन आई विल स्टार्ट। आप बताओ मेरे को ज्यादा कंफर्टेबल किस में रहोगे, इंग्लिश में या हिंदी में? इंग्लिश में दे दें। इंग्लिश में, वेरी गुड। क्या तुम्हें जहां लगता है कि वेदर यू फील अनकंफर्टेबल टू आंसर माय क्वेश्चन प्योरली इन इंग्लिश, वहां तुम हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोले ना। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हिंदी में इंटरव्यू नहीं होता, ठीक है? ओके सर। तो फिलहाल तुम्हारे कंफर्ट जोन के लिए, चूंकि तुमने अपनी हिम्मत दिखाई है आमने सामने आने के लिए, इस बात के लिए रियली आई एम वेरी प्राउड एंड मेनी ब्लेसिंग्स टू यू, ठीक है? चलो लेट अस स्टार्ट। आप मेरे को विश करो, देन आई विल कंटिन्यू। गुड इवनिंग सर। हेलो, गुड इवनिंग। ट्विंकल, आवाज बहुत कम आ रही है, बहुत धीरे धीरे आवाज आ रही है, एकदम सुनाई नहीं पड़ रहा है कि आप बोल क्या रहे हो। ईयरफोन होता तो प्रॉपर आती, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा, तो आई गेस उससे थोड़ा आवाज हो सकता है और रिफ्लेक्ट हो। ओके सर। सर अब आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है, प्रॉपर आ रही है आपकी आवाज जी। ओके सर। जी। माय नेम इज ट्विंकल खेर। आई बिलोंग टू महू। एक मिनट ट्विंकल, तो आपकी वीडियो तो ऑन नहीं है? आपकी शायद वीडियो ऑन नहीं है ना? तो फिर हम लोग, हाँ ठीक है, हम रीड कैसे करेंगे आपका फेस जब तक आपका वीडियो ऑन नहीं होगा? हम कैसे पता लगाएंगे कि आप जब जवाब दे रहे हैं उसमें सोच कैसा रहे, क्या बात कर रहे हैं? ठीक, इसलिए आपकी वीडियो तो ऑन होनी चाहिए ना। चलिए, हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, आप शायद जब वीडियो ऑन कर रहे हो तो आप उसको पास लेके बोल रहे थे, करेक्ट? यस सर। उसको पास लाके बोल रहे थे, मैं समझ रहा था वो बात। इसको थोड़ा और तेज बोलना पड़ेगा ट्विंकल, वो हो जाएगा। आपके ईयरफोन नहीं है ना, तो थोड़ा तेज बोलोगे तो मैनेज हो जाएगा वो चीज, ठीक है? डोंट वरी। माय नेम इज ट्विंकल खेर। माय नेम इज ट्विंकल खेर। आई बिलोंग टू महू, currently pursuing Swami Vivekananda College of Engineering, Indore, and my branch is Electronics and Communication. ओके ओके,
Right. What are your hobbies, Twinkle? Painting and listening to music. And Painting. old songs. Old songs, listening old songs and painting. Glass Yes, sir. painting, charcoal. You know about glass painting? So, Mughal art, modern art, and normal painting. Okay. Do you have heard about charcoal painting, oil painting, Yes, sir, glass I have. painting? You know about these all things? Achha, suppose if a person is there in front of you, if somebody is sitting in front of you, can you make the portrait of that person? Portrait? Ah, No, sir. Portrait. I'm just asking whether you could able to do that or not. I don't know able to portrait type painting. This Okay. normal painting. Do you know about fine arts? आपको fine arts के बारे में कुछ पता है? Fine arts? No, sir. No? No. Okay, I didn't fine. know. Right. What is your future aspirations? What are your future aspirations? Sir, I want to become an engineer in my field. I want to go any hardware company, electronic, Okay. like BHEL and Juice Pi Circuit. You know about BEL? BHEL, you have just now said BHEL, correct? Yes, sir. Yes, sir. I'm asking about BEL, Bharat Electrical Limited. Do you know about it? Yes, sir. What? Sorry, sir. BEL कंपनी के बारे में आपको जानते हो? BEL कंपनी, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड. नहीं, मैं ज्यादा तो नहीं जानती, वैसे उनकी सिर्फ इनके बारे में कॉलेज में बताया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर कंपनी है, so that's why I decided to go their side. नो, मेरा क्वेश्चन है कि BHEL और BEL ये दो कंपनी आपके सामने हैं. आप बताओ कौन सी कंपनी ज्वाइन करोगे आप? BHEL या BEL? Sir, please could you repeat the question? हाँ, सॉरी. हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि आप BHEL कंपनी ज्वाइन करोगे या BEL कंपनी ज्वाइन करोगे? As well I get the opportunity to first, I will go there. जो भी कंपनी मुझे पहले मतलब हो जाए. अपॉर्चुनिटी देगी. अच्छा. वेल, ट्विंकल, लास्ट क्वेश्चन. आप बताओ यदि आपको फर्स्ट कंपनी का पैकेज यदि 3.2 का मिल रहा है, 3.2 lakhs पर एनम. मैं थोड़ा तेज इसलिए बोल रहा हूं ताकि तुम मेरी आवाज को ठीक से सुन पाओ, राइट? इसलिए मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूं ताकि आपको आवाज प्रॉपर मिले. तो फर्स्ट कंपनी का जो पैकेज है वो है 3.2 lakhs पर एनम, करेक्ट? एंड अनदर कंपनी इज गिविंग यू approximately 5 lakhs per annum. ठीक है? तो which company you shall opt first? बताओ आप कौन सी कंपनी ज्वाइन करोगे आप? और दोनों के ज्वाइनिंग लेटर मेरे पास आ चुके हैं. तब नहीं, फर्स्ट कंपनी का जो ज्वाइनिंग है वो है अभी ज्वाइनिंग किसी का नहीं आया है. फर्स्ट जो कंपनी है वो 3.2 का है. उनके साथ अभी कोई लॉकिंग नहीं है आपका, कोई लॉकिंग नहीं है, मतलब कोई आपको आई मीन लेटर साइन नहीं करना है कि where there is an endorsement of 2 years to continue with that company. There is no such any call with you. और one more company has came in your college और जो आपको 5 lakhs per annum का पैकेज दे रही है. तो आप कौन सी कंपनी ज्वाइन करोगे? सेकंड वन. सेकंड. I'll go. Yes, sir. अच्छा, you go with the second company. But the question is, Twinkle, कि यदि पहली कंपनी यदि मान लो हम खुद हैं, यदि पहली कंपनी का एचआर यदि मैं खुद हूं, ठीक है, यदि फर्स्ट कंपनी का एचआर मैं खुद हूं, तो मैं तुम्हें क्यों अपॉर्चुनिटी दूंगा यदि मेरे को ये आंसर दोगे कि आई विल गो फॉर द सेकंड कंपनी? यदि फर्स्ट कंपनी का एचआर मैं हूं और यही मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि व्हाट इफ वी आर गिविंग यू ऑफर ऑफ 3 lakhs, another company coming into college and offering you 5 lakhs, right? And there is a no bond. So in such case, you are saying that I'll go for the second company because of higher side package. तो मैं ये करूंगा ही क्यों? ऐसा क्यों करूंगा? मैं समझ नहीं पाई थी कि आप एज एचआर ऐसा पूछेंगे आपने. मैं हाँ एज एन एचआर ही पूछ रहा हूँ. Why do I ask question being a Pankaj? है ना? I'm asking all the question as an HR. Suppose as an HR I'm asking these all questions to you, right? अच्छा, tell me which is your favorite subject? Which is your favorite subject? Sorry? Network analysis. Network analysis, correct?
Yes, sir. Okay, can you speak on it? Network analysis. Network analysis is the basic of electronic communication. With the help of this, we make the electronic circuits and many more devices. Okay. Last question, one more last question, and this question is: suppose if I ask you, why should we select? Because I feel that I have the quality that which are you looking for? Which are You looking for? I'm looking for? Yes, sir. Okay, okay. Chalo, nice, Twinkle. Nice talking to you. And go offline, then we'll discuss about your feedback. तो ट्विंकल, अभी तुम्हें आवाज आ रही होगी प्रॉपर? होप सो। Yes, sir. ठीक है, मतलब अब अपने फोन को और पास कर लो ताकि तुम्हें प्रॉपर और अच्छे से आवाज आए। तो मैं तुम्हें पहले बता दूं ट्विंकल कि तुम्हारा वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा था और मेरा गला जो है यहाँ फटा जा रहा था, नंबर 1। मैंने प्रॉब्लम भी यहाँ पर ना नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं थी ट्विंकल, प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ईयरफोन की थी। और फिलहाल ईयरफोन की दिक्कत की वजह से आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही थी, प्रॉपर नहीं तरीके से पहुंच रही थी, लेकिन मैं बहुत कान लगा के अच्छे से ध्यान से सुन रहा था, तब मुझे समझ में आ रहा था कि आप क्या बोल रहे हो। लेकिन मैं आपकी आवाज को सुनने के लिए मेरे को बहुत मतलब ध्यान लगाना पड़ रहा था, राइट? सॉरी सर, कोई नहीं। हाँ, तो मैं तो चिल्ला के चीख के बोल रहा था ना, मेरे सारे स्टूडेंट देख के मतलब अभी ये कुछ तो अपना कान खुजला रहे हैं कि इतना तेज चिल्ला क्यों रहे थे आप। नहीं सॉरी सर। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपसे, मेरे जो दूसरे स्टूडेंट हैं वो मेरे पे गुस्सा है कि आप क्यों चिल्ला रहे हो भाई, आपको आवाज तो आ रही है, फिर चिल्ला क्यों रहे हो आप अननेसेसरीली। सॉरी गाइस, आपको प्रॉब्लम हुई। नहीं ट्विंकल, लेकिन एक चीज अच्छी लगी, तुम्हें पता था ये कि मतलब दीज आर द टेक्निकल ग्लिच, बट स्टिल यू शोन योर इंडिफरेंस, यू ट्राइड टू कम अप एंड दैट द बेस्ट पार्ट। लेकिन काफी अभी तुम्हें और अभी वर्किंग करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल, जो मैंने वो क्वेश्चन जब तुमसे पूछा कि व्हाई शुड आई सिलेक्ट यू, तो तुमने कहा बिकॉज व्हाट आर यू लुकिंग एट, है ना, जो आप देखना चाहते हो, दैट ऑल इज इन मी, सो द रीजन यू शुड गो फॉर माई सेल्फ। ये मतलब मेरे को अप्रोप्रिएट आंसर नहीं लगा, बट तुम्हारा कॉन्फिडेंस साइड अच्छा लगा। मतलब बीइंग अ फीमेल, इफ यू आर possessing and so and this much of confidence in you, that really a likable property of your personality, वो अच्छी चीज लगी मेरे को आपकी ओवरऑल कॉन्फिडेंस साइड। लेकिन मुझे लगता है कि अभी आपको थोड़ा और अभी कम्युनिकेशन पे वर्कअप करना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि कोई क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो उसका पर्पस क्या होता है, और जब आप क्वेश्चन को समझना जब शुरू करते हैं तब आप उसका और बेहतर उत्तर दे पाते हैं। एक याद होगा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इफ अ कंपनी इज देयर इन योर कॉलेज who is offering 3 lakh per annum and there is a no bond, another company in your college coming for the same profile and offering 5 lakhs per annum, what do you do? So certainly this question would be asked by one company HR, ये कंपनी का HR ही पूछेगा ऐसा क्वेश्चन। तो तुम्हारा जवाब पता क्या होना चाहिए था? तुम्हारा जवाब यहाँ ये होना चाहिए था कि सर, you people are the first one you people are the first employers who are showing your faith on me, you're showing your trust on me, so I'm 100% continue with your company only, right? और मैं सबसे पहले आपकी कंपनी को ही कंटिन्यू करूंगी क्योंकि आपने मेरे पे ट्रस्ट दिखाया, बिलीव दिखाया। तो ये चीज है ना, मैं पैकेज की वजह से आई डोंट शिफ्ट फ्रॉम वन कंपनी टू अदर कंपनी। इनफैक्ट द प्रोफाइल्स आर सेम, बोथ कंपनीज डोमेन आर अप्रॉक्सीमेटली सेम, और दोनों ही लिस्टेड कंपनी हैं, दोनों ही लिस्टेड कंपनीज हैं। तो मैं ऐसा नहीं करूंगी कि मैं एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लूं, ऐसा नहीं करूंगी। मतलब उनको बोलना तो ये है, लेकिन करना क्या है वो सबको पता है। करना वही है जो तुम बोल रही थी। करना क्या है कि आई विल स्विच योर कंपनी एंड ज्वाइन टू द कंपनी वेयर whomsoever is offering me higher side package, जो हमको ज्यादा पैकेज देगा वहां ज्वाइन करेंगे। एवरीबॉडी नोज दिस, ठीक है? तो ओवरऑल ठीक रहा, पार्टिसिपेट किया तुमने, मुझे लगता है तुम्हारा भी कॉन्फिडेंस इससे थोड़ा बढ़ा होगा, इजंट इट? ट्विंकल, कॉन्फिडेंस बढ़ा क्या आपका? चलो, आपकी आवाज नहीं आ रही ट्विंकल। अब कोई नेक्स्ट कैंडिडेट आप में से आना चाहेगा जो शायद अभी कल तक की क्लास में एक भी जो पार्टिसिपेट ना कर पाया हो, ऐसा कोई कैंडिडेट?
चलो, शुभम is the another candidate who wanted to come. Nice, शुभम. शुभम शायद, अच्छा चलो आ जाओ शुभम. तुम्हारे टेलीफोनिक हुआ था कल, राइट शुभम? शुभम, हेलो. गुड इवनिंग सर. हाँ, गुड इवनिंग शुभम. आप सर कल मेरा नहीं हुआ था सर, कल शुभम सूर्यवंशी का हुआ था. अच्छा, ओके. आइए, आप वीडियो ऑन कर लीजिए अपनी. ओके सर. चलो, ग्रेट. ठीक है. विजिबल? हाँ, yes, you are very much visible to us. Good evening. Good evening, Shubham. Sorry, Shubham, not Shubham. Shubham. How are you? शुभम. How are you well? सर. Good. तो मैं ये सिर्फ आपको थोड़ा कंफर्टेबल करने के लिए पूछ रहा हूँ. जैसे कहते हैं ना, बकरे को हलाल करने से पहले थोड़ा उससे बातचीत हो जाए ताकि आप थोड़ा कंफर्टेबल रहें, है ना? इसलिए ऐसा बहुत नर्वस ना हो जाए, क्योंकि जब आदमी कैमरे पे आता है ना, कैमरे पे फेस करना थोड़ा सा हेजी लगता है, क्वाइट अनकंफर्टेबल लगता है. चलो. एक्चुअली सर ये मेरा पहला वर्चुअल इंटरव्यू टाइप है, तो और अच्छा. इंटरव्यू ये सब पहला मेरा, तो काफी मतलब जैसा हो रहा है. दोस्त, ऐसा है, जब तुम्हें जब लाइफ में पहली बार जब सैलरी मिलेगी ना, तब तुम ये नहीं बोलोगे कि मेरे को ये पहली बार हाथ में 50,000 रुपए एक साथ आ रहे हैं. ठीक है, ये 50,000 रुपए एक साथ आ रहे हैं. एक काम करो, ये पैसे आप रख लो और मेरे को सिर्फ इसमें से 500 रुपए की करेंसी नोट दे दो. तब आप ये नहीं बोलोगे, है ना? ये मोस्टली लोगों का ये जवाब आता है. मैं बार बार कहता हूँ कि जब बोलते हैं हम लोग पहली बार, तो उसको पहली बार को और एंजॉय करना चाहिए और उसको लर्निंग एक्सपीरियंस बनाना चाहिए. ठीक. तो अभी प्रेजेंटली वेयर आर यू लोकेटेड? अभी कहाँ हो आप? आर यू इन भोपाल, आउटसाइड भोपाल? सर आई एम एक्चुअली रिसाइडिंग इन सासाराम, बिहार. सासाराम, बिहार. गुड, वेरी गुड. यस सर. तो अभी आप मेरी आवाजें तो अच्छे से सुन पा रहे हो ना, प्रॉपर? हाँ यस सर. ठीक. अब हम लोगों को लगता है कि मैं और आप परिचित हो चुके हैं एक दूसरे से फेस टू फेस. पहले अब हम लोग चाहें तो हम लोग प्रोफेशनली बात कर सकते हैं. स्टार्ट सर. हाँ, यस, वी शुड. अभी आपकी फोटो की जगह एकदम कांस्टेंट हो गई है. अभी आप, यू आर नॉट मूविंग. से समथिंग 1 2 3 4. हाँ, अभी ठीक है, प्रॉपर है. चलो, यू ग्रीट मी, देन आई विल स्टार्ट. यस सर. आप कुछ ग्रीट करो, आप इवनिंग मॉर्निंग कुछ बोलो, आप गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलो, देन आई विल स्टार्ट. हेलो. एक्चुअली सर आपकी आवाज थोड़ी आपकी आवाज थोड़ी इंटरप्टिंग आ रही है सर. तो वो अभी आपकी वीडियो ऑन है ना, तो हाई फ्रीक्वेंसी हो जाता सर है. आपकी आवाज थोड़ी, वो प्रॉब्लम टेक्निकली आपकी तरफ से है. अब मेरे यहाँ तो ऑप्टिकल फाइबर लगा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे मेरी तरफ से प्रॉपर मतलब सिग्नल मिल रहा है. ये शायद आप जहाँ पे होंगे, है ना, वैसे आप ओपन एरिया में मेरे को दिख रहे हो, बट स्टिल हो सकता है कि उसकी बैंडविड्थ थोड़ा चेंज हो रही होगी. बैंडविड्थ. अभी मैं आपका वीडियो ऑफ करा दूंगा ना, तो आपकी आवाज एकदम क्लीन आएगी. आपकी आवाज देखो, अभी आपका फोटो एक जगह स्टक हो गया है. हेलो स्टूडेंट्स. yes, हाँ, ठीक है. अब ठीक है सर. हाँ, अभी ठीक है ना? हाँ, yes, चलो. तो आप विश करो, देन आई विल स्टार्ट. जल्दी करो. गुड इवनिंग सर. हेलो, गुड इवनिंग. व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज शुभम कुमार. फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, शुभम? I am from Bihar, basically Patna, Bihar. Patna, Bihar. What do you do? I'm pursuing BTech. It's my final year. It is your final year. Okay. So what's your plans in future? Sir, my plan is to be a software engineer in some esteemed company where I use my technical knowledge as well as my interpersonal skills. You tell me about your career objective. Sir, yes sir, it's my career objective. So my career objective is that to become a part of a esteemed company where the working environment is very much fine, and I use my technical knowledge, interpersonal skills, my coding knowledge for
organizational goals and for my personal growth. Okay. Okay. You tell me about now your professional on place, your personal objectives in life. My personal objectives in my life. Yes. Sir, as every person wants to become more stable in his life, that's the same philosophy of mine, that I want to be more stable in my life, whether in grounds of financial, whether in grounds of emotionals, and in relationship, everything. I want to be get some stability day by day with my hard work and focus. What are your achievements so far? Sir, I have, if I talk about my educational academia achievements, where I passed my 10th, 12th, everything from distinction marks, and talking about some social works, I have worked in this pandemic as a corona volunteer, and another achievements that far from my academia and my social work, that I also participated in Tech Fest of my college, where I won some awards, and co-curricular things that I have did is that I have coordinated 2 events in my college Tech Fest with a member of 50 plus and participants 350 plus. I handle all of these things. Have you ever faced any challenges in your life? Challenges. Basically, sir, the challenges for me is like when I started my study for IITs and some very good educational environments, educational colleges for engineering. Like I started my JEE. That's my challenge, and these are things that I think that these are challenges for me. How are you feeling now? A little bit nervous, but Should we or not? sorry, sir. Should we or not? Sorry, sir. I can't get you. I'm asking, you are saying you're a little bit nervous. So, and against, I'm asking if there should be a little bit nervousness while appearing for the interview or not. While appearing for any interview, there should be some little nervousness in us or not. Actually, sir, there's a little fear is good, because it makes us it gives us some positive results, but not more fear that we can't act some good, we can't respond good. But sir, little fear is good because we are responsible. That makes us responsible, sir. Well, Shubham, one question: which is your dream company? Sir, my dream company is TCS. TCS? Yes, sir. And your branch? IT, sir. I'm from IT branch. IT. Okay. So, can you tell me what are the advantages to join TCS on over Infosys? Talking about the TCS over Infosys, we have some advantages that TCS is much more reputative, a little more reputative company than Infosys, as TCS is India's largest software company, software consultancy company, where the projects are more than Infosys, and the working environment that. Stop. Who is the current CEO of TCS? Current CEO? Cyrus Mistry. No, not Cyrus Mistry. CTO? Sorry, per share of TCS is of how much cost? Sir, the total revenue that TCS have. I'm asking about a per share of TCS. Cost equal to how much rupees? Sorry, sir, I need to update my knowledge. Okay. So can you speak on TCS for 5 minutes? TCS for 5 minutes. Basically, sir. No, I'm just asking whether you can able to do this or not. Yes, sir, I can. Okay, stop. How many friends are in your circle? 4 or 5 friends, sir. 4 or 5, and they're very close to you? Yes, sir. Those friends are very close to me. Okay, what they means?
what they means to you? If I ask if you ask your best friend to explain you, how do you think he or she can explain you? If they got chance to explain me in 1 or 2 lines, they just said about me that I'm helpful, kind, and laying my handful hand when they needed. And we not always communicate to each other, but the beliefs that we have are very strong. So let's stop. Thank you very much. Offline आ जाओ. Offline. हाँ. Thank you so much for. हाँ, wait. शुभम आवाज आ रही है? Yes sir. ठीक, थोड़ा लाउड बोलना तो अच्छे से सुनाई पड़ेगा. ठीक है? Okay sir. हाँ, तो देखो शुभम, ये एक ऐसा फोरम है जहां हम लोग इंटरव्यू जब करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि और भी दूसरे बच्चे हैं जो हमें सुन रहे होते हैं, राइट? यस सर. तो हम एक लेवल तक ही क्वेश्चन पूछ पाते हैं. मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट यू एंड मी, राइट? मैं एक लेवल तक ही क्वेश्चन पूछ सकता हूँ. यदि बियॉन्ड द लेवल जाऊंगा तो फिर वो जो दूसरे बच्चे हमें सुन रहे हैं ना, फिर वो डर जाते हैं अंदर से. उनको लगता है कि यार इतना टफ हो रहा है, तो फिर यदि सर ने हमें इनवाइट करने के लिए बोला तो अब पक्का है तो मैं तो नहीं आऊंगा. क्यों? क्योंकि मेरे को पता है, मैंने देखा है कि पिछले वाले कैंडिडेट के साथ क्या क्या हुआ है, राइट? तो मैं तुम्हें बता दूं, ऐसे प्रॉज एंड कॉन्स तो मैं बताऊंगा ही तुम्हारा कि फीडबैक ओवरऑल कैसा रहा है नेट. लेकिन इन जनरल जो मैं बता रहा हूँ कि मैं थोड़ा सोच रहा था कि तुम्हारे कंडीशन में वो चीज की जा सकती है, बट मैं थोड़ा अंदर से अनकंफर्टेबल था कि शुड आई नॉट. तो वो चीज मैंने नहीं करी. ठीक है? तो शुभम, जो तुम्हारे बारे में मुझे ये कहना है कि यू आर nearly a finishing guy. You are nearly a finishing guy, मतलब who has procured with all the information ensured before to face any interview. लेकिन in short if I speak, मेरे को कहीं पे नहीं, कई जगहों पर ऐसा लगा कि तुम शायद क्वेश्चन समझने में तुम्हें प्रॉब्लम हो रही थी या क्या, कुछ जगहों पर जिसका तुम आंसर बहुत शॉर्ट में बता के देना चाह रहे थे. जैसे जब मैंने तुमसे पूछा एक क्वेश्चन स्टार्ट में पूछा कि व्हाट डू यू डू, मैंने पूछा व्हाट्स योर नेम, फिर कहाँ के रहने वाले हो, तो वो सब तुमने बड़ा फैंटास्टिक वे में आंसर दिया है. इनफैक्ट जो मैंने तुमसे ड्रीम कंपनी के बारे में पूछा तो तुमने मुझे बताया TCS से. मैंने पूछा कि कैन यू टेल मी द एडवांटेजेस टू ज्वाइन TCS ऑन ओवर इन्फोसिस, तो वो तुम्हारा आंसर 100% गलत आंसर था. ठीक है? तुम्हें ये पता होना चाहिए था कि एक्चुअली भी जो पता होना चाहिए था वही बोलना था. For the sake of question, you should not answer. You must understand the reason why he or she is asking question. Then accordingly, you must acknowledge with your profound information. जो पहले से पता है या नहीं पता तो सॉरी बोल के निकल लो, अच्छा है. क्योंकि सामने वाले को हम ये नहीं सोच सकते कि उसको नहीं पता होगा इसलिए वो पूछ रहा है. ऐसा तो है नहीं, उसको तो पता है जो पूछ रहा है. जबकि सभी जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड का जो बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर है वो कौन है? इन्फोसिस. और वो कहाँ पे है? मैसूर में. ठीक है? मैंने पूछा कि भाई पर शेयर मार्केट कितना है, या मैंने पूछा कि भाई लार्ज कैप कंपनी में आती है कि ब्लू चिप कंपनी में आती है, टोटल कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं TCS के साथ, TCS के CTO, CEO, CFO, COO कौन है, CMD कौन है, राइट? नेट एम्प्लॉय बेस कहाँ है, कितना है, हेडक्वार्टर्ड एट, कहाँ हेडक्वार्टर्ड है इंडिया में, एंड अक्रॉस आउटसाइड इंडिया. तो ओवरसीज की मैं बात करूँ तो वहां कितना हेडक्वार्टर्ड है, कहाँ पे है. ठीक है? या आपको पता चले कि भाई प्रोफाइल्स कौन सी हैं. ठीक है? यदि मैंने पूछा कि यू नो अबाउट इन मध्य प्रदेश there are few verticals which are working under TCS, so which are those such big vertical working under TCS which are governed under TCS? पता है आपको? Do you know about it? सर मध्य प्रदेश में बेसिकली सर टेक्निकल सपोर्ट्स के लिए कंपनीज हैं TCS की. मेन ब्रांच तो सर उनका टेक्निकल सपोर्ट के लिए. कहाँ देते हैं, कहाँ के लिए देते हैं टेक्निकल सपोर्ट? सर जैसे RG मध्य प्रदेश में सर नहीं, 2 जगह पे है. इसका आपको पहले तो बताना चाहिए. सबसे पहला इसका आपका आंसर होना चाहिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो टेक्निकल CBS है ना, CBS. हाँ सर. तो CBS सपोर्ट जो है वो TCS ही गवर्न करता है, नंबर 1. नंबर 2 जो आपका MP ऑनलाइन है, MP ऑनलाइन का भी जो सपोर्ट सिस्टम है वो सर MP ऑनलाइन का सर पता है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा का नहीं पता सर. हाँ, नहीं, और भी ऐसे बहुत से हैं, ऐसे बहुत से और भी हैं. तो उसके बाद जैसे ये जो क्वेश्चन होते हैं ना कि मतलब आपका CTO, CFO, या अभी प्रेजेंट जो उनकी गवर्निंग बॉडी में कौन से लोग हैं, कितने लोग हैं, जबकि ये सब क्वेश्चन आपको इतना ज्यादा डीप में नहीं पता होना चाहिए, लेकिन ये पता होना चाहिए कि CTO, CFO, CEO कौन है. सर इसके बारे में सर कॉलेज में ये बताया गया था कि जब कंपनीज आती हैं तो अपना डिस्क्रिप्शन पहले बताती हैं. एक मतलब
ओवरव्यू होता है। प्री प्लेसमेंट तो टॉक, उसमें ये सारी पोजीशंस के बारे में और इन सब के बारे में नहीं टर्नओवर वगैरह सब बताया जाता है, तो आप वहां से नोट करके और उसी वक्त नहीं उसको नहीं यूज कर नहीं सकते हैं, नहीं ऐसा सर? नहीं नहीं नहीं, सुनो मेरी बात, Yes. मेरी बात सुनो। ऐसा है कि जो तुम अभी बता रहे हो कि हर कॉलेज का जो एक प्री प्लेसमेंट टॉक होता है, एकदम सही तुमने सुना है, वो सारी चीजें बताई जाती है। लेकिन जब भी हम किसी जीडी जब आता है ना, जॉब प्रोफाइल, तो हम सिर्फ जॉब प्रोफाइल देखते हैं, पैकेज देखते हैं और अपना क्राइटेरिया देखते हैं और उसके बाद हम फिल कर देते हैं, ठीक। और उसके बाद जब ये कंपनी हमें रिटर्न के लिए इनवाइट करती है और रिटर्न के बाद जब सेकंड या थर्ड राउंड में जब हम पहुंचते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि हमें खुद को पहले से बिफोर हैंड प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, हमें उनका साइट खोल के चेक कर लेना चाहिए, उनका विजन क्या है, प्लान क्या है, उनका उनके Yes, sir. अपकमिंग आइडियाज क्या है, प्रोजेक्शंस क्या है, इंक्लिनेशंस क्या है, ठीक है। सर जो वो उनका सारी चीजें 5 हमें पहले ईयर से, रोड मैप आता है वो सर यस पता होना यस चाहिए। यस, वो हमें बताते हैं, बड़ी अच्छी बात है, वो तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो हमें एक्सप्लेन कर ही रहे हैं सारी चीजों के बारे में। बट इट इज आवर ड्यूटी फर्स्ट टू लुक एट अबाउट ऑल द थिंग्स अक्रॉस द एरिया, वो हम सारी चीजें खुद ही हमें कवर कर लेनी चाहिए, ठीक। तो ओवरऑल अच्छा लगा शुभम, तुम्हारा इंटरेक्शन अच्छा था, तुम एक इनलाइवन स्टूडेंट हो, मुझे वो भी अच्छा लगा जो तुमने एक आंसर दिया कि इन दिस कोरोना पैंडेमिक टाइम आई सर्व्ड एज वन कोरोना वॉरियर। लेकिन फिर जो तुमने उसके बाद का जो सेकंड एग्जांपल दिया कि इन अ कॉलेज टेक फेस्ट यू सपोर्टेड एज अ की पार्टिसिपेंट इन मेक शो हैपन, मेरे को वो वाला क्वेश्चन का आंसर इसके साथ कोरिलेट नहीं करना चाहिए था, वो अलग होना चाहिए था और ये अलग होना चाहिए था। Yes, sir. हाँ, वो तुम्हारा नॉन एकेडमिक में आ जाता कि जो Yes. तुम्हारे कॉलेज में टेक फेस्ट हुआ था, देयर यू वर रियली सपोर्टेड एज अ की पार्टिसिपेंट, एज अ चीफ कोऑर्डिनेटर उसके या लिए की मैंने सर कोऑर्डिनेटर। पहले मेंशन किया था को करिकुलर, सर उसके लिए मेंशन हाँ, किया था सर, जैसे अच्छा, को करिकुलर अचीवमेंट्स में सर उसको हाँ हाँ मेंशन हाँ किया था। हाँ, अच्छा। शुभम, आज तुम्हारी फर्स्ट क्लास है क्या? नहीं सर, मेरी क्लास हमेशा होती है, मैं बोलता कम हूँ अच्छा सर, या अच्छा फिर अच्छा नहीं अच्छा बोलता अच्छा हूँ। अच्छा, नहीं अच्छा, अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा लगा तुम्हारा पार्टिसिपेशन, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो तुम। तुम्हारे जैसे बच्चे को तो अभी ये करना चाहिए कि सर कभी नियर फ्यूचर में एक और चांस मिले तो मेरे को फुल एक वो दे देना चाहिए, राइट दे देना चाहिए, जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था, जैसे यू गो फॉर इट। तो मुझे लगता है कि यू आर इंस्पायरिंग कैंडिडेट, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, है ना। यू हैव दैट पोटेंशियल, वो तुम्हारे में पोटेंशियल मुझे को दिखा, स्पार्क है तुम में वो उस लेवल का, ठीक है। चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और नंबर मेरा तुम्हारे पास है, नंबर मैंने पहले से शेयर कर रखा है। क्लासेस तो 15 दिन की क्लासेस है, 6 अगस्त को खत्म हो जाएंगी क्लासेस, और नियर फ्यूचर में भी कुछ ऐसा हो तो यू कैन कंसल्ट मी, ठीक है। चलो, तो अभी मैं, डेफिनेटली हाँ सर। हाँ डेफिनेटली, अभी मैं पहले जो बचे हुए जो स्लाइड्स हैं मैं थोड़ा वो कवर कंप्लीट कर लूँ। अभी तक आप में से किसी को कुछ और डिस्कस करना है, कुछ शेयर करना है? अभी तक कोई डाउट, किसी को कुछ समझ में आया हो, देखने पर कुछ डाउट दिखा हो सो फार? चलिए मैं आ जाता हूँ स्लाइड के ऊपर, है ना। लुक एट दिस। ये आपको स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ठीक ठीक। हाँ, तो ये प्री प्रेप लिखा हुआ है, प्री प्रेप फॉर इंटरव्यू। ये लिखा हुआ है कि अभी आप न्यूज़पेपर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है, डीडी टीवी लिखा है, बट इसकी जगह वर्ड चेंज करके आप इसको टेलीविजन कर लेना, कंटेम्प्रेरी इंफॉर्मेशन बोल देना। क्योंकि जब आप जाते हो ना तो सबसे पहले वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप देश दुनिया की खबरों के बारे में जानते हो, जहाँ के रहने वाले हो या जहाँ चारों तरफ आपके क्या चल रहा है। तो मैंने बोला जैसे मान लो ऑनलाइन टीचिंग, ऑफलाइन टीचिंग, है ना, व्हाट सूट्स यू एंड हाउ। मैंने बोला व्हाट इज योर पर्सनल, व्हाट डिड यू, मतलब व्हाट डिड यू टीच योरसेल्फ फ्रॉम कोरोना, राइट। कोरोना ने आपको क्या सिखाया, कोरोना से आपने क्या सीखा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस, या हाउ डू यू सी इट, या आपको बोल सकते हो कि चाइना थ्रेट टू अ कंट्री और नॉट, या अभी बड़ा चल रहा है ना, या द इमीडिएटली द काइंड ऑफ परचेजिंग वी आर डूइंग फ्रॉम overseas country for making our militants more stronger and strengthened. Is it fine?
ये अभी इस मोमेंट ऑफ टाइम पे जो हम ये कर रहे हैं कि हम अपने मिलिट्री पावर को, अपने नेवी या अपने जो हम है ना वाटर रिसोर्सेज को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए जो कर रहे हैं, इज दैट ऑल वेल? अभी इस मोमेंट ऑफ टाइम पे हमें बहुत पहले ये कर लेना चाहिए था। तो ऐसे जनरल क्वेश्चंस के बारे में वो आपकी ओपिनियन से थोड़ा सा रिफ्लेक्शंस आते हैं कि भाई आपकी सोच कैसी है। जहां तक सवाल डॉक्यूमेंट्स का है तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपके पास एक जिप फाइल हो जिसमें कि आप सारी की सारी चीजें डिसेंडिंग ऑर्डर में रख लो। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब जो अभी आपके लेटेस्ट डिग्रीज हैं वो, और लेटेस्ट के बाद मान लो अभी आपके पास 6 सेमेस्टर तक का आपके पास है, तो 6 सेमेस्टर तक का आपने 6, 5, 4, 3, 2, 1, उसके बाद 10+2 का आपने सर्टिफिकेट लगा दिया, फिर मार्कशीट लगा दी, सॉरी पहले मार्कशीट लगाई फिर सर्टिफिकेट लगाया, सो एज क्लास 10 का फिर आपने मार्कशीट लगाई और सर्टिफिकेट लगाया। उसके बाद जो आपके पास दूसरे कुछ और कोलाज हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, या आपने कोई पार्टिसिपेशन का कोई आपके पास है, या वॉलंटियरिंग आपने कहीं करी है उसका कुछ है, तो वो सब एंड में आप लगा सकते हो। ये हो गया डॉक्यूमेंट्स के बारे में। ड्रेस अपीयरेंस के बारे में मैंने पहले भी बताया था। रिपोर्टिंग जो होती है बिफोर 5-15 मिनट्स आपको रिपोर्ट वहां कर देना चाहिए, और रिपोर्टिंग के ऊपर बहुत सी बातें मुझे आपसे शेयर करनी है। अभी लास्ट ईयर आरजीबीवी में इन्फोसिस का ड्राइव हुआ था, वो स्टेट लेवल ड्राइव था, ओपन ड्राइव था। जो भी बच्चे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं ही और शी कैन अप्लाई। तो बहुत से बच्चे गए थे, हजारों बच्चे गए थे, आपके भी कॉलेज से गए होंगे। सीन ये था कि सुबह में 10 बजे उनको रिपोर्टिंग के लिए बुला लिया गया और प्रोसेस स्टार्ट हो गया। प्रोसेस स्टार्ट होते होते हो सकता है कि आपका नंबर जो है वो शाम को आ गया, और उस दिन शायद कोई फास्ट का दिन था और बहुत सी फीमेल्स का फास्ट भी था, ठीक है। अब पता चला कैंटीन वहां से काफी डिस्टेंस पे, आप जो पानी लेके गए थे वाटर बॉटल वो 1 लीटर का था, वो पता चला कंज्यूम हो गया, ठीक। तो ऐसे में आपको हर एक सिचुएशन के लिए खुद को प्रिपेयर रखना चाहिए, क्योंकि आपको भी नहीं पता, यू नेवर नो कि व्हाट सिचुएशन विल अकर। और ऐसा मोस्टली होता है कि आपको रिपोर्टिंग बुलाई गई 10 बजे के लिए और आपका प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है दोपहर के 2 बजे। तो जो बीच का जो 4 घंटे है ना, उसमें आपका पूरा दिमाग जो है ना वो पूरे तरह से मेल्ट हो जाता है, आपकी सीरियसनेस जो होती है वो डाइल्यूट हो जाती है, और आपको समझ भी नहीं आता कि मैं क्यों बैठा हूँ, क्या बैठा हूँ। और इमीडिएटली सामने वाले, अभी पता है अभी कुछ ही दिन पहले एलएनसीटी में एक ड्राइव हुआ था, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं है उस कंपनी का, वो जावा डेवलपर प्रोफाइल के लिए था और अहमदाबाद में ज्वाइनिंग थी, 20 जून को उसकी ज्वाइनिंग थी। उसमें एक मेरा स्टूडेंट था, हिज नेम वाज अंशु मिश्रा। अच्छा, मैं एक और चीज आप लोगों से एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ, आप मुझे अपने रिव्यूज चाहो तो दे सकते हो। मैं चाहता हूँ कि कुछ बच्चों को मैं आपसे मिलवाऊं, यदि आप मुझे बोलोगे तो कल से मैं एक एक बच्चों को लाइंड अप कर दूंगा आपकी क्लास में, ठीक। मैं चाहता हूँ मैं कुछ बच्चों से आपसे पर्सनल इंटरेक्शन करवाऊं जो बच्चे ऑलरेडी प्लेस्ड हैं, ठीक। सबकी अपनी अपनी एक सक्सेस स्टोरी है, तो आपको कैसा लगता है, हाउ इट वर्क? यस सर। अच्छा रहेगा? यस ये सर। पढ़ाए हुए मेरे स्टूडेंट है, कहीं ना कहीं भी प्लेस्ड है, कि कुछ का 2-4 कंपनी में सिलेक्शन हुआ है, कुछ का 10 कंपनी में रिजेक्शन होकर के इमीडिएटली उसका सिलेक्शन हुआ, और ये कुछ ऐसे होंगे जो मिलेंगे आपको जिनका रिटर्न में सब में क्लियर हो रहा था, उनका पर्सनल इंटरव्यू में नहीं क्लियर हो रहा था। ऐसे तमाम अलग अलग तरह के बच्चे मिलेंगे। तो मैं कल, जैसे अंशु मिश्रा मैंने भी नाम बताया तो मुझे तुरंत इमीडिएटली याद आ गया, ये वो लड़का था जो पढ़ने में बहुत अच्छा स्टूडेंट था, रात भर पूरा पढ़ता था, दिन में सोता था, क्योंकि पता है कॉलेज आना कंपलसरी है उसके लिए, राइट। तो कॉलेज वो लाया जाता था, आता नहीं था, लाया जाता था कॉलेज, है ना, कॉलेज के बस ट्रांसपोर्ट से। और चेहरा उसको देख के ऐसा लगता था कि मानो वो बीमार है। तो मैंने पूछा तो बाद में पता चला कि ये स्टेटस है उसके पढ़ाई करने का। तो रिटर्न भाई का पूरा निकल जाता था, कोड निकल जाता था, प्रोग्रामिंग निकल जाती थी, दूसरे बच्चे पूछ के उसकी वजह से उसका हो जाता था। लेकिन वो पर्सनल इंटरव्यू जब देने के लिए पहुंचता था, उसके चेहरे पे 12:30 बजता था। बाद में उसको मैंने बताया कि देख, अपना पहले तू साइकिल ठीक कर, है ना, अपना पहले जो ये सोने उठने का जो टाइमिंग है इसको चेंज कर, ताकि तू पहले एकदम प्रेजेंट के साथ, है ना, मैच कर प्रॉपर। और मुझे याद है जब उसका सिलेक्शन हुआ जो जावा प्रोफाइल के लिए, तो वो सुनने में आया कि सर मैं हैदराबाद चला जाऊं या तो मैं वहां चला जाऊं, बेंगलुरु चला जाऊं। मैं बोला क्यों? तो बोल रहा है कि मैं वहां जाकर के एमकैट की प्रिपरेशन करूंगा। क्या करूंगा? मैंने भी एक वर्ड बोला था, एम कैट की प्रिपरेशन। एमकैट की प्रिपरेशन करूंगा। मैंने बोला ये अच्छा, ये वहां क्यों करोगे, ये भोपाल में बैठे बैठे क्यों नहीं कर सकते, या जिस शहर में रहते हो वहां से बैठे बैठे कर लो। कहा नहीं सर, मैंने सुना है वहां पे बहुत अच्छा कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहां पढ़ाते बहुत अच्छा है। तो मैंने बोला ये काम यदि तुम्हें करना था तो कुछ साल पहले कर लिए होते, मैंने तुम कुछ समय पहले कर लिए होते। और अब चूंकि तुम अपनी खुद की कमियों को छिपाने के लिए एक और तुम नई स्टोरी क्रिएट करने जा रहे हो कि अब तुम जाओगे यहाँ से हैदराबाद, और वो भी अपने एक दोस्त को साथ लेके जाओगे। ऐसा मत करो, ये फालतू पूरा टोटल टाइम वेस्ट है, जो पैसे का बर्बादी है और कुछ नहीं। मेरी बात भाई को समझ में आई थोड़ी बहुत कि हाँ बात तो सर सही कह रहे हैं, कि मतलब कोई मतलब नहीं है। और वो भी ऐसे, तुम्हें बताऊं, तुमको सिर्फ कॉलेज पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए तुम्हारी,
ऐसा नहीं कि कैंपस ड्राइव तुम्हारा सिर्फ कॉलेज ही कराएगा तो कराएगा, उसके अलावा कोई तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं। तुम्हारे पास ऐसे 4-5 अपॉर्चुनिटीज हैं जो तुम खुद से क्रिएट कर सकते हो। नंबर 1, एक तो कॉलेज है ही है आपके लिए, जो भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं बेस्ड ऑन योर नंबर एंड स्कोर। सेकेंड अपॉर्चुनिटी जो एमकैट है वो भी हो सकता है, ठीक, नेकटेक हो सकता है, स्कूल ड्राइव्स हो सकते हैं, स्टेट लेवल ड्राइव्स हो सकते हैं, स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी आरजीबी भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और क्या हो सकता है, और एक और लास्ट में नेकटेक मैंने बता दिया, नेस्कॉम नेकटेक हो गया, एमकैट हो गया, और क्या, इलिटमस, राइट। इसमें जो मोस्ट प्रेस्टिजियस है वो उसका नाम है इलिटमस। और एक और क्या हो सकता है, कोक्यूब्स, जो सबसे लास्ट में आता है उसका नाम है कोक्यूब्स, जो सबसे आखिर में आता है उसका नाम क्या है, कोक्यूब्स। इसमें से मोस्ट प्रेस्टिजियस जो है उसका नाम है इलिटमस। टफ होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें फिजी मैथमेटिक्स, इंटरनेशनल मैथ्स भी पूछी जाती है, बूलियन अलजेब्रा भी आता है इसमें। अब एक टॉपिक को पढ़ने के लिए हम हैदराबाद और बैंगलोर का चक्कर लगाएं तो मतलब नहीं है। तो रिपोर्टिंग वाली जो बात मैंने बताई, तो उस लड़के से, अंशु मिश्रा से रिलेटेड, मैं हो सका तो कल उसको क्लास में बुलाऊंगा, आप इंटरेक्शन करना। तो पता है उसका मालूम चला कि पूरे कॉलेज से एक बच्चा शॉर्टलिस्ट हुआ। जब एक बच्चा शॉर्टलिस्ट हुआ तो वो रात, पता है कितनी बज रहे थे उस समय, रात को 12 बज रहे थे। एलएनसीटी कॉलेज आपने शायद देखा होगा, ठीक है, एलएनसीटी कॉलेज, रात को 12 बजे एक बच्चा शॉर्टलिस्ट हो रहा है और एचआर का दूसरे दिन ड्राइव जो है वो इंदौर में है। तो उस लड़के से पूछा, उसको किट दिया, गिफ्ट पैक दिया, उसको ज्वाइनिंग डेट भी पता चल गई कि 16 जनवरी को मेरे को ज्वाइन करना है। बड़ा खुश हुआ अंदर से, चलो कम से कम पहला जो फर्स्ट सिलेक्शन होता है वो बहुत मैटर करता है, मतलब अब चलो कम से कम मैं खुद को स्टेबिलिटी आ गई मन में। उसके बाद ये हुआ, पूछा कि डू वांटेड टू से समथिंग, कुछ कहना चाहते हो? तो उसने एक ही बात बोली कि सर विद ड्यू रिस्पेक्ट आई जस्ट वांटेड टू से कि प्लीज डू स्टार्ट योर प्रोसेस इन देयर ऑन टाइम। जहां कल आपका प्रोसेस होना है वहां पे ये चीज आप टाइम से स्टार्ट करिएगा, क्योंकि रात को 12 बजे, आप समझ रहे हैं, दिमाग पूरी तरह से वहां पे किल हो जाता है। मतलब आपका फिजिकल प्रेजेंस सिर्फ दिखता है लेकिन मेंटल प्रेजेंस आपका खत्म हो जाता है। तो ऐसा बच्चों बार बार होगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और अभी जो मैंने तुम्हें एक एग्जांपल शुरू में क्लास में बताया ना, टीसीएस वाली बात, कि टीसीएस में आज से 4-5 साल पहले क्या होता था, तो वहां रात में 10-11 बजे के आसपास रिजल्ट आता था और भोर में 4 बजे कॉलेज में बच्चों को रिपोर्ट करने के लिए बुला लिया जाता था। और प्रोसेस स्टार्ट होता था 10-11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, और वो चलता था रात के 8-9 बजे, 10 बजे रात तक चलता था। और जब सोचिए रात को 10 बजे रिजल्ट आ रहा है और लड़का, मतलब भाई आप पर्सनल इंटरव्यू की प्रिपरेशन तब करेंगे ना मन से जब आपको पता हो कि आपने रिटन क्लियर कर लिया है। अब रिटन में ही डाइसी है, डाउटफुल है, तो क्यों तैयार करेंगे आप अपने आप को? तो जिन बच्चों के जो भी स्पेसिफिक डाउट्स होते थे, मुझे याद है मैं रात को 1-1 बजे तक जगा हूँ बच्चों की क्वेरी सॉल्व करने के लिए, कि सर ऐसा पूछेंगे तो क्या जवाब देना है, वैसा पूछेंगे तो क्या जवाब देना है। इस तरह के डिफरेंट स्टेटस हुए करते थे। और फिर रात में धमाका होता था कि इस कॉलेज से 240 बच्चों का सिलेक्शन हो गया, इस कॉलेज से 115 बच्चों का सिलेक्शन हो गया। ऐसे अलग अलग डिफरेंट न्यूज़ मिलते थे। और ये कॉलेज के लिए बहुत बड़ी एक रेपुटेशन की सवाल होती थी कि भाई हमारे यहाँ ये D1 और हमने इतने बल्क में यहाँ पे बच्चों को शॉर्टलिस्ट कराया। ये बात समझ में आई आपको? रिपोर्टिंग वाला जो सेंस है, मैं क्या किस रेफरेंस में बोल रहा था कि यू नेवर नो व्हाट थिंग विल कम टू यू, किस तरह की सिचुएशन आपके सामने क्रिएट होगी आपको नहीं पता। आपको बहुत पीसफुल, बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही कूल हेडेड माइंड के साथ जाना पड़ता है। एंट्री एंड टेकिंग सीट, जब आप अंदर जा रहे हो तो इजी गोइंग होकर के जाएं। सीट वाला जो फंडा है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फंडा है। मान लो कि मैंने तुम्हें कोई स्पिन देने वाला चेयर दे दिया, स्पिनिंग चेयर दे दिया, जो रिवॉल्विंग बोलते हैं उसको, रिवॉल्विंग चेयर। अब आदत तो है नहीं तुम्हारी रिवॉल्विंग चेयर पे बैठने की, और मैंने दिया और तुम पता चला बैठे और एक चक्कर उसमें घूम लिया तुमने। तुमको क्या लग रहा है? बड़ा मजा आ रहा है, बहुत एरी फील हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड लग रहा है, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड तुम्हारी फुलफिल हो रही है, तुम एकदम अंदर से खुश हो। और सामने वाला क्या देख रहा है कि तुम ये हरकत जो कर रहे हो वो उसको अच्छी नहीं लग रही है, ठीक। उसके बाद तुमको, या तो मैंने एक जानबूझ के, जो तुम्हारी अभी कर नहीं सकता मैं तुम्हारे सामने, नहीं तो उस पर मैं पूरी क्लास लेता हूँ लाइव। एज्यूम करके देखो कि तुम अभी अंदर आए, तुम्हारे आने से पहले ही मैंने एक चेंज कर दिया सिटिंग अरेंजमेंट में। क्या कर दिया? सिटिंग अरेंजमेंट चेंज कर दिए। वो चेंज ये कर दिया कि तुम्हारी जो चेयर मेरे से थोड़ी दूर रखी थी, 4 फीट दूरी पे रखी थी, मैंने उसको एकदम पास रख दिया, अपने ठीक सामने रख दिया, और तुमको बुला लिया अंदर। तो मे आई कम इन सर बोल के अंदर आ गए। जब आए तो मेरे को ग्रीट कर दिया और बिना देखे मैंने तुमको बोल दिया सिट डाउन। अब तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि चेयर एकदम पास है, तुम मेरे सामने खड़े हो, तुम कभी मिले हो नहीं मेरे को, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि चेयर पीछे करें या वहीं बैठ जाएं। अब मोस्टली केसेस में ये होता है
कि लड़के धीरे धीरे करके ऐसे वैसे करके मतलब हिलते कांपते करके चुपचाप वहां पे धीरे धीरे कैसे करके एडजस्ट करके वहां बैठ जाते हैं, जबकि उनको ये करना नहीं चाहिए। उनको ये करना चाहिए कि उनको फेयरली एक एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बनाना चाहिए, एक एप्रोप्रिएट उन बच्चों को डिस्टेंस क्रिएट करना चाहिए, मतलब जो भी आपके सामने बैठा है, और उसके बाद उनसे बोल सकते हैं कि उनको पूछने की भी जरूरत नहीं है। दिस थिंग कैनॉट कैनॉट रिक्वायर्ड एनी परमिशन फ्रॉम XYZ पर्सन। आप इमीडिएटली उसको थोड़ा सा यू कैन ड्रैग ना बैक, उठा करके उसको पीछे कर लीजिए, ड्रैग मत करिए ताकि उससे कोई अननेसेसरीली साउंड या क्योस ना क्रिएट हो, और पीछे करके फिर आप आराम से बैठ जाइए। वो तो ये देखना चाह रहा था हाउ कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल आर यू इन मीटिंग विद सम एडवर्स और विद सम ऑड्स करने के बाद आप कैसे ट्रीट करते हो। ये सब बड़े इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें जिससे वो आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर, आपका सॉफ्ट स्किल्स चेक कर लेते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस आप नीचे पढ़ पा रहे होगे, कुछ अपने बारे में बताओ, आपने इंजीनियरिंग को क्यों अपना करियर चुन लिया, आपका गोल क्या है। अच्छा हाँ, ये शुभम कैन यू लिसन मी? शुभम, हेलो शुभम, आवाज आ रही है तुम्हें? हेलो, हाँ आवाज आ रही है तुम्हें? हाँ तुम्हें आवाज आ रही है प्रॉपर? हाँ शुभम, तुमको याद होगा जब तुम्हारा इंटरव्यू हो रहा था तो तुमसे मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हारा करियर ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर मैंने पूछा तुम्हारा प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है। और जब तुमने वो बता लिया कि सर आई एम लुकिंग फॉर अ वेल फाइंड एनवायरनमेंट वेयर इन आई कैन वर्क टू ग्रो विद ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ एंड प्रोग्रेसिवनेस, ऐसा कुछ बोला। पहली बात तो वो जो फर्स्ट स्टेटमेंट या फर्स्ट लाइन जो था ना वो गलत था। जो तुमने बोला था कि आई एम लुकिंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन गेट फाइन एंड वेल एनवायरनमेंट टू वर्क, फाइन एंड वेल एनवायरनमेंट। अच्छा ये भी, और तुमने एक जगह पता है एक और तुमने एक मिस्टेक करी थी, जब मैंने तुमसे कंपैरिजन पूछा था तो तुमने बोला था इट इज लिटिल मोर रेप्यूटेटेड। कंपनी बहुत बड़ी है, टीसीएस कंपनी और इन्फोसिस भी बहुत बड़ी है, तो हम कौन होते हैं ये बोलने वाले कि ये रेप्यूटेटेड है और ये रेप्यूटेटेड नहीं है? समझ आ रहा है? रेपुटेशन का सवाल नहीं है, जो फैक्ट्स है बस हम वो बता सकते हैं। हम बता सकते हैं सर द नेट एम्प्लॉय बेस इन टीसीएस इज दिस मच और इन्फोसिस का इतना है। These are the career progressiveness, these are the career progression chances I may get to while joining with TCS on over Infosys। मतलब हमको फैक्ट्स के ऊपर बात करनी चाहिए। हमको ये नहीं बताना चाहिए कि आपकी कंपनी घटिया है और आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, क्योंकि मुझे पसंद है वो तो पसंद है, मेरी मर्जी है ना, मेरी मर्जी, मैं इसमें ज्वाइन करूँ चाहे मैं उसमें ज्वाइन करूँ, ये मैं बोल नहीं सकता दोस्त। हमको पता है जो मेरी कॉल होगी वो फाइनल है ना, फाइनल कॉल होगी, लेकिन मैं बोल नहीं सकता कि रेप्यूटेटेड ज्यादा है। पता चला कि टीसीएस वाला बैठा है और सुन रहा है कि इन्फोसिस, इसका मतलब कि आज आप मेरे साथ एसोसिएट होने चाहते हो तो इन्फोसिस को गाली दे रहे हो, कल इन्फोसिस के साथ ज्वाइन करना होगा तो आप मुझे भी गाली दे सकते हो, राइट? एक्चुअली सर मैं डिप्लोमेटिक के बारे में पहले सोचा कि बोथ हाँ, कंपनीज आर वेरी मच रेपुटेटेड, बट सर फिर वो कंपैरिजन का बात करा आपने तो फिर थोड़ा सा लगा। यस तो मैं समझ गया तुम्हारे इंटेंशंस वहां पे सही थे, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि सामने वाला क्या सोचेगा जब तुम्हारा ये आंसर सुनेगा तो। और ऑब्जेक्टिव वाली जो बात थी ना, उसमें मैंने तुमसे फिर एक सेकंड क्वेश्चन पूछ लिया था कि तुम मेरे को बताओ कि तुम्हारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है। तो कुछ देर के लिए तुम ब्लैंक हो गए, अच्छे यार ये तो भी करियर ऑब्जेक्टिव पूछ रहे थे, अभी पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं। हमेशा प्रैक्टिस सर प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में होता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव सर पहली बार पूछ। यस हम लोग अपना जब रिज्यूम बनाते हैं तो कुछ लड़के रिज्यूम पे सबसे पहले क्या लिखते हैं ऊपर में, अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, मेल आईडी है ना, अपना क्रॉसपोंडिंग एड्रेस, मेलिंग एड्रेस, ये सब डालने के बाद उसके नीचे क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव, जबकि वो होना क्या चाहिए, करियर ऑब्जेक्टिव। चलो भाई, तो हमारा करियर का ऑब्जेक्टिव वो जानना चाहेंगे। किसी को भी हमारे पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है कि मेरी पर्सनल लाइफ में मैं क्या करता हूँ, मैं उठता कब, मैं सोता कब हूँ। लेकिन हाँ, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी कंपनी की जो टाइमिंग है, आई एम स्ट्रिक्टली अबाइड टू फॉलो योर नॉर्म्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। आपकी कंपनी में जो भी आपके एचआर के रूल्स हैं, and I certainly follow it with whole of my dutifulness and responsibility। मैं उसको पूरी तरीके से 100% उसको मैं फुलफिल करूंगा, ठीक है, being a sincere employee of your organization। ठीक, हर आदमी को सिर्फ उसी से मतलब है, कोई आपके पर्सनल लाइफ में ताक झाक नहीं करने वाला है कि आपकी पर्सनल लाइफ के मैटर क्या है, आपके पर्सनल लाइफ की एरर्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है। इज इट ओके? समझ में आया क्या? यस सर क्वेश्चन ये पहली बार इनकाउंटर किया ना सर, तो नहीं ऐसे तो क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आप कितने, और मैं तो सिर्फ सिखाने के लिए बोल रहा था। मेरे को पता है आप ओपन माइंडेड हो और मैं सिखाऊंगा तो आप मन से उसको सुनोगे, आप उसको पर्सनल क्रिटिसिज्म नहीं समझोगे, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। कई बार तो टीचर को बोलने के लिए भी बहुत डर लगता है कि वो बोले भी कि ना बोले, पता नहीं लड़का उसको कैसे समझ लेगा। तो आपके अंदर एटलीस्ट
इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। आप तो खुले मन वाले हो ताकि आप उसको मन से अच्छे से सुन करके समझोगे कि हाँ सर का पर्पस क्या था एग्जैक्टली। तो वो क्वेश्चन अभी आ गया, इसलिए मेरे दिमाग में वो चीज क्लिक कर गई दोबारा से। तो उसके बाद है आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस आज तक का कैसा है। तो आपको बोलना चाहिए, भले ही आप बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हो, लेकिन आपको बोलना चाहिए वेरी गुड नहीं बोलना चाहिए, एक्सेलेंट नहीं बोलना चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बोलना चाहिए, है ना। आपको बोलना चाहिए सर आई पर्सनली बिलीव दैट माय एकेडमिक परफॉर्मेंस हैज बीन, है ना, गुड। सो फार माय एकेडमिक परफॉर्मेंस हैज बीन गुड। I really learned a lot. I'm thankful to all my teachers, my colleagues, my school and institutions, है ना, who helped me to reach at this stage today. ये नहीं कि हाँ मेरा डिक्टेंशन मान लो आ गया, या मैं मान लो हो सकता है 90+ वाला हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे कि सर ओवरऑल मेरा जो एकेडमिक एक्सपीरियंस रहा है वो मोर देन ऑर्डिनरी एंड लेस देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सुना आपने? मोर देन ऑर्डिनरी और लेस देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा है। but I count me as one a superb level candidate and I really did nicely well. मैंने काफी अच्छा किया। मतलब खुद के मुंह में मिट्ठू बन रहे हैं, जबकि हमें वो सामने वाले के ऊपर फ्री हैंड उसको छोड़ देना चाहिए। let him decide on what actually he or she is going to accept. फिर पूछ रहा है आपका लेजर टाइम कैसे बीतता है। तो लेजर टाइम का मतलब क्या है? मतलब आपका फ्री आवर्स। तो बोलो इन फ्री आवर्स आई लुक एट सम क्वालिटेटिव थिंग्स, आई एक्सप्लोर न्यू गैजेट्स, सर आई यूटिलाइज बाय upgrading my information knowledge, है ना। I do browse and surf on internet to upgrade my information. जबकि सबको पता है, कोई ऐसा नहीं करता है, लेकिन हमको तो वहां वो बोलना है ना जो वो सुनना चाहता है। इंटरव्यू के अंदर हमेशा हम वो बोलते हैं जो हमें अच्छा लगता है। सामने वाला क्या सुनना चाहता है? वो जो उसे अच्छा लगता है। आप वो बोलो जो उससे अच्छा लगता है, तो फिर क्या होगा? जो तुम्हें अच्छा लगता है। ये समझ में आया क्या? अच्छा कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया ना? अच्छा इंटरव्यू के टाइम पे हम लोग क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं जो हमें अच्छा लगता है। आप वो बोलो जो उसे अच्छा लगता है। तो जो उसे अच्छा लगता है जब वो बोलोगे, तो फिर वो होगा जो आपको अच्छा लगता है। मतलब अल्टीमेटली हमको हमारे मन से नहीं बोलना चाहिए, उनके मन से बोलना चाहिए। क्वेश्चन का पर्पस समझना चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंगली आंसर देना चाहिए। नेक्स्ट क्या लिखा है कि तुम्हारी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट क्या है? तो बता दो। एकेडमिक नॉन एकेडमिक में जो भी तुमको एलोबरेट करना है सोच लो, बताओ एक एक करके। स्ट्रेंथ और वीकनेस मैंने पहले बताया था, कौन बताएगा? आप बताओगे। सोच लो कि भाई मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस में मेरे को क्या कोड करना है, क्या नहीं कोड करना है। आप डिसाइड कर लो कि सर मेरी स्ट्रेंथ है आई एम अ हार्ड वर्किंग, है ना। हार्ड वर्किंग नहीं बोलो, हार्ड वर्किंग बहुत पुराना वर्ड हो गया, है ना। आई एम वर्कोहॉलिक गाय। फिर उसके साथ में ये बोलो कि सर आई एम सिंसियर इन माय एफर्ट्स, व्हाटएवर इज द बेस्ट ऑफ मी आई ट्राई टू सर्व। और उसके बाद ये बोल सकते हो आई मीट टू माय मिनट्स, है ना, एवरी सेकेंड। मतलब हमेशा मैं अपने पूरे समय का सही यूटिलिटी पूरा इस्तेमाल करता हूँ, उसको फुल एक्सटेंट में यूज करता हूँ, ठीक। और फिर ये बोल सकते हो सर आई एम पंक्चुअल, आई एम डेडिकेटेड। सबको पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो बच्चा ज्वाइन कर रहा है उसको सिर्फ 3-4 चीजें चाहिए। नंबर 1, फंडामेंटली वो लड़का स्ट्रांग होना चाहिए। वो हम टेस्ट कर ही लिए हैं, तुम्हारा नॉलेज। उसके बाद की चीजें हम खुद ही सिखा देंगे। उसके बाद उनको क्या चाहिए कि आप सिंसियर हो कि नहीं। सिंसियर बंदा उसको कहते हैं, जो टैलेंटेड होता है उसको सिंसियर नहीं कहा जाता। सिंसियर सिर्फ उसको कहा जाता है जिसको हम कोई काम दें रिस्पॉन्सिबली, तो उस काम को वो अपने 100% तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करे। जो उसका बेस्ट है वो दे वो लड़का, राइट। उसी को बोलते हैं सिंसियर। तो वो चाहते हैं कि लड़का सिंसियर हो, एडेप्टेबल हो। एडेप्टेबल का मतलब होता है कि उसको किसी भी परिस्थिति के अंदर डाला जाए तो वो आसानी से उसको घुल मिल जाए, उसको बहुत ज्यादा उसके साथ अनकंफर्टेबल फील ना हो। ये लड़कों को होता है एडजस्ट नहीं कर पाते, डाइवर्सिफाइड सिचुएशन के अंदर आसानी से वो मैनेज नहीं कर पाते। जैसे मैंने बताया था ना, कोयम्बटूर भेज दिया, मान लो त्रिवेंद्रम भेज दिया, कुल्लू, है ना, कुल्लू मनाली, मतलब ऐसी जगह भेज दिया जहाँ पे आपको या तो आपको बोलते हो कि क्रॉस कल्चरल आपको प्रॉब्लम है। सर मेरे को वहां के लोग नहीं अच्छे लगते। आपको मैं बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, 2 एग्जाम्पल। अभी चेन्नई से 4 लड़कों का सिलेक्शन हुआ था, दे ऑल 4 वर वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स, ठीक है। चेन्नई के 4 बच्चों का अभी सिलेक्शन हुआ था, वो चारों के चारों टेक्निकली बहुत स्ट्रांग बच्चे थे, सुपर फाइन, राइट। और पता है उनका सिलेक्शन कहाँ हुआ था? टीसीएस के हेडक्वार्टर लंदन टीसीएस में हुआ था। जो टीसीएस का हेडक्वार्टर है वो लंदन में है, ठीक। वहाँ उन तीनों का सिलेक्शन, चारों का सिलेक्शन हुआ। और जब उनकी प्रॉब्लम क्या थी कि वो सर पे मतलब उनको अंदर से पहले तो एक लुंगी पहन के जाते हैं, व्हाइट कलर की लुंगी होती है उनकी,
और दूसरा कि उनको सर के ऊपर कोई एक तेल पोर करना बड़ा अच्छा लगता है, वो कोई भी हो सकता है, वो मस्टर्ड ऑयल हो सकता है, वो सनफ्लावर का ऑयल हो सकता है ना, कोई भी तेल पोर करना उनको अच्छा लगता है, तो पोर करके जाते थे। तो एचआर ने, वहाँ सेंट्रल एसी लगा हुआ है, सेंट्रल एसी में क्या होता है कि थोड़ी सी भी मतलब स्मेल जो होती है डिफ्यूमिंग हो जाती है चारों तरफ। एचआर ने एक बार बोला, 2 बार बोला कि भाई दिस इज नॉट डन एंड वी डू हैव अ प्रॉपर ड्रेस कोड और आप इसी को कैरी करेंगे। तो उन्होंने इस चीज को इग्नोर कर दिया बिकॉज दे वर वेरी गुड परफॉर्मर्स, टेक्निकली उनका हाथ बहुत शार्प था। सुन रहे हैं आप लोग? यस सर। कंपनी के एचआर ने उनको 2 बार उनको नोटिस दिया और थर्ड टाइम उसको फायर कर दिया। फायर का मतलब होता है कि ब्लैक कॉर्नर नोटिस वहां से रिलीज करा और उनको फायर कर देते बैक टू पवेलियन, मीन टू इंडिया, वापस आ गए। अभी भी वो बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन हर जगह का इंपॉर्टेंस एक होता है, हर जगह का अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। कभी भी सिस्टम से बड़ा आदमी नहीं हो सकता, ये ध्यान रखो। सिस्टम से बड़ा कभी भी कोई आदमी नहीं हो सकता। जब आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट, पहला तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है। उस ऑर्गेनाइजेशन के बाद नंबर 2 पे फिर आप आते हो। इफ यू आर अ गुड वन तो पीपल विल अप्रिशिएट, कंपनी विल अप्रिशिएट, है ना, योर कुलीग्स विल अप्रिशिएट। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आई एम अबव ऑल, है ना, आई एम द बॉस, आई एम द पर्सन हु इज रनिंग आफ्टर ऑल दिस एंटायर थिंग। मैं ही हूँ जिसकी वजह से कंपनी चल रही है। मैं ये वर्ड बोल नहीं सकता भले मैं कितना भी अच्छा परफॉर्मर हूँ। आप लोगों का क्या व्यू है? Yes, sir. It is compulsory to be. Yes, sir. Indirectly, you cannot self acclaim that कि I am the best. Your company will approve, your company will think that कि who is the best employee in all. Let them do their job and you do kindly and humbly your job. So if everybody is putting their effort to make organization go up, and that in you get an opportunity to go up along with the company's growth. यदि कंपनी का ग्रोथ हो रहा है इसका मतलब आपका ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। कंपनी है तो हम उससे हैं, हमारे होने से कंपनी नहीं है, कंपनी के होने से हम हैं, ठीक है। इसका ये सिंपल सा मतलब था। तो स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ये हो गया। तो आपका आइडल कौन है, मैंने बताया था कि कोई भी एक पर्सन। और क्यों सिलेक्ट करूं, ये क्वेश्चन मैंने ट्विंकल से पूछा था, तो ट्विंकल ने बहुत ही सीधा उत्तर दे दिया था। उसे शायद वो बात क्लैरिटी नहीं हुई थी उस चीज की, तो सीधा बहुत ही क्लियर कट आंसर दे दिया था। उसने बोला था कि सर यू शुड सिलेक्ट मी बिकॉज व्हाट यू आर लुकिंग एट, जो आप देखना चाह रहे हैं, दैट इन मी, सो द रीजन यू कैन सिलेक्ट। तो वो एकदम इसने एकदम स्ट्रेट आंसर दे दिया था। उसको जवाब ये देना चाहिए था कि सर यू शुड सिलेक्ट मी बिकॉज ऑफ माय फॉलोइंग क्वालिटीज, बिकॉज ऑफ माय फॉलोइंग स्ट्रेंथ, like आई एम a smart come hardworking girl, sir, I am technically rich, right, I am a confident girl, sir, you can select me because of my studious nature, because of my amicable attitude, and sir, whatever things seems tough and I try my best to achieve it। जो भी चीजें ऐसी होती है उसको मैं करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। मतलब कुछ भी तो एक एक करके उसको आपको फ्रेगमेंटेडली उसको एक एक करके चीजें एक्सप्लेन करनी थी, ठीक है। तो बट ओवरऑल आपका कॉन्फिडेंस साइड अच्छा था और आपने पार्टिसिपेट भी किया। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, पढ़िए जरा, क्या लिखा है, क्या लिखा है उसके नीचे, क्या लिखा हुआ है? थैंक यू लिखा हुआ है। क्या लिखा है? थैंक यू का मतलब समझते हैं ना आप लोग। और ये देखिए, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपने पहले भी ले लिए थे, मुझे याद है आप लोगों ने सेल्फ इंट्रोडक्शन के सारे पॉइंट्स मैंने आपसे शेयर किए थे और आपने इसे नोट डाउन भी कर लिया था, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया था। ये आप लोगों ने बहुत पहले ही कर लिया था ये काम, राइट। इसके बाद जो है ये चीज, इसको आप एक जनरल आप इसको लुक आफ्टर कर लीजिए, देख लीजिए वो सब जनरल। ये जो सिचुएशन एनालिसिस और डिसीजन लिखा हुआ है ना, सिचुएशन एनालिसिस और डिसीजन, सिचुएशन एनालिसिस एंड डिसीजन, प्रॉब्लम इशू आइडेंटिफिकेशन, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। केसेस की अलग अलग तरह का केस आपको देके साइकोमेट्रिक में ये काम करता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट।
इनडायरेक्टली ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इफ यू कॉट इन सच एंड सच सिचुएशन, व्हाट डू यू डू। ऐसे सिचुएशन यदि आपके सामने आ जाए तो आप क्या करोगे। मैं इसे फिलहाल अभी यहाँ पे एंड कर रहा हूँ इस वाले पार्ट को। और हाँ, एक चीज अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बच गई है, वो है आपका लास्ट स्लाइड ग्रुप डिस्कशन का। याद है मैंने बोला था आपसे, मेरे को लास्ट स्लाइड आपसे डिस्कस करनी है ग्रुप डिस्कशन के ऊपर। आप लोग बड़े नाराज लग रहे हो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो आप लोग। मैं बोलता ही चला जा रहा हूँ, बोलता ही चला जा रहा हूँ। No sir, we are listening. नहीं, बस कुमरेंद्र सुन रहा है और तो कोई सुनता ही नहीं है। बस मेरे को लगता है मैं ही। Yes sir, I'm listening. झूठ। ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे वन सर आप साइडेडली इतने खेल अच्छे रहा से हूँ। बता रहे हैं कि हम लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। ये कौन है भाई, ये कौन है, कौन बोल रही है? विपिन? शुभम सूर्यवंशी। अच्छा, शुभम जी। अच्छा चलो, ये बड़ा मजेदार है यार, ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्लाइड है ना। ये जो जीडी का जो स्लाइड है बहुत ही मजेदार स्लाइड है, मेरे फेवरेट स्लाइड। मैं बताता हूँ कैसे। क्या होता है कि अब ये अनफॉर्चुनेटली हम लोग ना क्या काफी दूर हैं एक दूसरे से, लेकिन फिर भी हम लोग इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे भी कोशिश कर रहे हैं ताकि आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो डेलिब्रेट कर पाऊँ, डिस्पोज कर पाऊँ, ताकि आप मेरी बात को डिकोड अच्छे से करके समझ लें उसको। जब जीडी के अंदर मान लो 7-8 लोग बैठे होते हैं, कहीं कहीं 10 भी होते हैं, कहीं कहीं 12 भी होते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट तो होता नहीं, उनका डिस्क्रिप्शन है कि कितने बच्चे उन्होंने रिटन में क्लियर किए और उनको कितने जल्दी इसको कवर अप करना है। जल्दी करना है तो ज्यादा बच्चों को बुला लेते हैं, लेकिन नेवी में ऐसा नहीं होता। कभी देखना तुम्हारे कॉलेज में आई होगी इंडियन नेवी, ओरिएंटल में भी आती है, हमेशा आती है, टीआईटी में आती है, सागर में जाती है इंडियन नेवी। जब इंडियन नेवी आती है ना तो वहां पे उनका प्रोटोकॉल बड़ा एकदम अलग होता है, स्पेसिफिक होता है। वो एक साथ सिर्फ 10 बच्चों को बुलाएंगे और पूरा वेल एकदम यूनिफॉर्म्ड में आते हैं, तो उनकी बात भी अलग है। मतलब पूरे एमपी से मेरे को लगता है एक बच्चे का होता है, ओरिएंटल से 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है लास्ट ईयर, है ना। और वो जो 2 बच्चे, एक बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, वो साल भर तक उनका नाम छापते रहते हैं कॉलेज में ना। साल के 2 साल उनका नाम उनके चलते रहते हैं सर्कुलर कि हमारे यहाँ से एक बच्चा जो 1942 में व्हेन देयर वाज द किंग लिविंग इन द जंगल, है ना, हमारे से एक बच्चा शॉर्टलिस्ट हुआ था और वो आइकॉनिक स्टूडेंट था, मिलीनियम स्टार था, है ना। राइट सर। मिलीनियम स्टार था और ही डिड। अब जैसे एक लड़का अमेज़न में भी एलएनसीटी का एक बच्चा शॉर्टलिस्ट हुआ है। अब जिस बच्चे का अमेज़न में एलएनसीटी में शॉर्टलिस्ट हुआ है, वो लड़का इतना, मतलब वो लड़का जो है बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है, उसका सिलेक्शन हुआ है 26 लाख के पैकेज पे। अब उससे मन से पूछो कि तुमको कितना मिल रहा है, तो बोलेगा एक्सक्यूज मी, है ना, नो कमेंट्स प्लीज। फिर नहीं, आप बताओ तो कितना हो रहा है, तो वो पता चला कि भाई हुआ है। तो अब जेएनसीटी में भी वो दिखाया जाएगा कि भाई जेएनसीटी में दिखाया जाएगा कि हमारे यहाँ से एक कॉलेज के बच्चा है जिसका 26 का पैकेज हुआ। लड़का क्या मनी मन सोच रहा है, तो मेरा तो बस आप 6 लाख के पैकेज पे करा दो और अपना पैर बता दो, आपका पैर कहाँ है ना, मैं पैर पकड़ लूंगा आपके। और थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू सर, है ना, टेक केयर ऑफ यू एंड आई टू टेक केयर ऑफ यू। मैं भी आपका ध्यान रखूंगा, आप भी अपना ध्यान रखना, और भगवान तो आपका ध्यान रख ही रहे। ठीक, 26 का नहीं, मेरे को तो सिर्फ 6 लाख का पैकेज मिल जाए। आपको बताऊं मैं, ओपन टेक्स्ट या एमडॉक्स या अभी योडले, ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं आजकल मध्य प्रदेश के अंदर, तो उसमें नाम बड़े और दर्शन छोटे, का सेंस में बताता हूँ क्या होता है। इसका मतलब ये होता है, जैसे पैकेज बताया गया तुमको 10 लाख का है, तो पता है उसमें कागज पे क्या लिखा हुआ है कि वो 10 लाख रुपए तुम्हें 1 साल में नहीं मिलेगा, वो 10 लाख रुपए तुम्हें 3 साल में मिलेगा, 4 साल में मिलेगा। लेकिन ये कोई नहीं लिखता कि दैट पैकेज यू गेट इन नेक्स्ट 3 years और इन सब्सिक्वेंट 4 years। ये कोई नहीं लिखता। लोग लिखते क्या है कि लड़के को पैकेज मिला है 10 लाख का और उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड लिखा है, लेकिन वो इतना छोटा छोटा लिखा है कि किसी को दिख ही नहीं रहा है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। तो वो पता है क्या होता है उसमें, जैसे मान लो फर्स्ट ईयर का लिखा हुआ है कि पहले साल आपको मिलेगा 3.25 और यदि आपने परफॉर्म अच्छा किया मतलब वो भी डिपेंड करता है, अच्छा परफॉर्म किया तब आपको हम सक्सेसिवली भी सेंड यू इन द नेक्स्ट ईयर, और जब हम नेक्स्ट ईयर में आप जब जाओगे तो फिर आपको मिलेगा पैकेज जो मिलेगा वो होगा 4.2। तो आप 3 लाख और 4 लाख जोड़ लिए हमने, 7 लाख रुपए हो गए। 3 लाख कब मिलेगा ऐसा। और वैसे देखा जाए तो म्यूसिकमा इज वेरी गुड, जिनका 18 लाख का आज से 3 साल पहले, अभी 24 लाख हो गया उनका, 3 साल का उनका बॉन्ड है और 24 लाख रुपए का पैकेज है। यार हमेशा प्रयास ये करना चाहिए तुम बच्चों को, सभी को कोशिश ये करनी चाहिए। तुम भूल जाओगे तुम किस कॉलेज में पढ़ते हो, तुम्हारा ब्रांच क्या है। मैं बार बार ये तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैटर क्या करता है, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा करियर, तुम्हारा आने वाला फ्यूचर, वो तुम्हारा वेट कर रहा है। तुम किसी को भी ब्लेम दे करके अपने आप को छुटकारा नहीं पा सकते, ये ध्यान रखना। जो हो चुका था वो पास्ट है, जो प्रेजेंट है वो तुम्हें दिख रहा है। अब तुम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि लाइफ अल्टीमेटली तुम्हारी है। तुम किसी को कोस के ये कहो कि मेरा कॉलेज का नाम ये था, मेरा ब्रांच ये था, फला जगह से मैं पास आउट हूँ सर, वहां को एक्सपोजर था नहीं। आप जैसे लोग मिलते हैं तो कभी कभी हम लोगों को याद दिलाते हैं कि मैं कौन तुम कौन,
तो सर वो तो कभी कभी होता है, थैंक्स टू RGBV यूनिवर्सिटी हु हैज गिवन मी अपॉर्चुनिटी टू लिसन दिस दैट, वो सब ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली लाइफ किसकी है? हम वो बर्बाद होते नहीं देख सकते, ठीक है? लाइफ मेरी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी मेरी है, और मेरे को उसके लिए जो करते बनेगा मैं अपनी तरफ से अपना पूरा प्रयास करूंगा। और मैंने देखा है ऑर्डिनरी बच्चे भी जो है ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर लेते हैं, लेकिन उसका एक्सपोजर उनको बस होना चाहिए, उनको कोई एक प्रॉपर गाइड करने वाला होना चाहिए। अभी देखो ओरिएंटल कॉलेज से एक लड़का है, उसका नाम है शिवांश, नाम है शिवांश, अभी इसी साल का स्टूडेंट है, कोडिंग में सुपर डुपर अच्छा है। मैं कल बुलाऊंगा, हो सकता है सेशन में बुला लूं कल उसको, या मैं अभी फोन करूंगा तो फोन तो पिक हो जाएगा, लेकिन आप उसको सुन नहीं पाएंगे प्रॉपर, है ना, क्योंकि वो फैसिलिटी है नहीं। तो मैं कल देखूंगा, आई ट्राई इन बच्चों में से एक दो को तो मैं कल कनेक्ट करूंगा, जिससे आप उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी सुनिएगा। तो सारे के सारे बच्चे आपको एक ही बात बोलेंगे, सभी के सभी यही बोलेंगे कि अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करो। कोई बोलेगा कि टेक्निकल में तुम्हें जो आता है वो ढंग से आना चाहिए, डोंट ट्राई टू बी मास्टर ऑफ ऑल द ट्रेड एंड जैक ऑफ नन। जो आता है वो बोलो ठीक से आता है। जैसे इन्फोसिस के लिए सबको पता है कि पाइथन आना चाहिए, सबको पता है कि नहीं TCS ज्यादातर कंपनियों में DBMS पूछ रहा है ना, या जावा। अब जावा में भी कौन सा एडवांस जावा की बात करो या कोर जावा की बात करो, यहाँ बात कर रहे हैं C आता है, C++ आता है तुमको, ठीक है? अब पता चला तुम सोचो कि दुनिया भर की हम सारी लैंग्वेजेस हम सीख लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा है ही नहीं कोई जिसमें सब में परफेक्टिज्म कंप्लीट 100% हो। फिलहाल हम लोग बात GD की कर रहे थे कि 8-10 लोग आ जाते हैं और 10 लोगों के साथ हमने बैठा दिया। तो जो 10 लड़के होते हैं वो अलग अलग तरह का अलग अलग रोल प्ले कर रहे होते हैं। ये आपको कभी कभी जब आप उस नजरिए से देखोगे तो आपको लोग दिखाई देंगे। एक तो होता है जो प्रोफेसर का रोल करता है। किसका रोल करता है? प्रोफेसर। ये वो लड़के होते हैं जो कुछ नहीं बोलते, सबका चेहरा देखते हैं और नॉड करते रहते हैं। नॉडिंग का मतलब होता है मुंडी हिलाना, है ना, मुंडी हिलाते रहते हैं, सबका चेहरा देखते हैं और गर्दन हिलाते रहते हैं और स्माइल करते रहते हैं। और चेहरे पे उनके एक सस्पेंस होता है जिसको बोलते हैं टॉप सीक्रेट। वो दिखेगा नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा। यदि आप इनको पहले से जानते हो तो अच्छी बात है, यदि आप इंटर कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो पता ही नहीं चलता है कि ये कैसे हैं एक्चुअल में। आप इनको देख के पहचान नहीं सकते इनके अंदर की फीलिंग्स, कि इनके मन में क्या चल रहा है। इन बेचारों को बोलना बहुत ज्यादा नहीं आता, लेकिन कुछ जगह पे ये दिखाना अच्छा जानते हैं। ये बोल अच्छा नहीं पाते लेकिन दिखा लेते हैं। तो पता चला 3-4-5 मिनट बीत चुका है और 5 मिनट बीतने के बाद ये लड़के पता क्या बोल रहे हैं? ऐसे बोल रहे हैं। काफी कुछ डिस्कशन हो चुका और इनका अभी तक खाता खुला नहीं है बोलने वाला, तो ये ऐसे बोल रहे हैं। और ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा धीरे बोलूंगा, इनके स्टाइल में बोल रहा हूँ कि कैसे बोलते हैं। वेल फ्रेंड्स, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड लॉट मेनी पॉइंट्स ऑन आवर टॉपिक इवन, बट स्टिल दीस आर द पॉइंट्स लेफ्ट टू बी डिस्कस्ड। मतलब एक ऐसी इमेज बनाते हैं कि सामने वाला जब इनको कोई सुनता है तो उसको ऐसा लगता है कि भगवान कहाँ थे अभी तक, राइट? प्रभु के दर्शन अभी भी हुए हैं हमको। उसको क्या लग रहा है कि प्रभु के दर्शन हमको अभी भी हुए हैं। ये अभी तक नहीं बोल रहे थे और इन्होंने जैसे ही बोला ऐसा लगा कि ब्रह्म वाक्य आया है, आकाशवाणी हुई है। समझ में आ रहा है मेरी बात? ये प्रोफेसर वाला रोल समझ में आया आपको? यस सर। तो कुछ देर तक तो कुछ नहीं बोलते और मिडिल स्टेम्प, बीच में मिडिल स्टेम्प पे खेल जाते हैं और ऐसा बोलते हैं, ऐसा लगता है कि मतलब पूरा दुनिया का सारा नॉलेज सिर्फ इन्हीं के पास है और ये अभी तक नहीं बोल रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि आप लोग बोल लो। जबकि सच ये नहीं है। सच ये था कि इन्होंने सिर्फ ग्रेविटी अपनी क्रिएट कर रहे थे, ये दिखा रहे थे ग्रेविटी अपनी। दूसरे लोग क्या है? सेल्समैन। ये आपको बहुत ज्यादा लोग मिलेंगे सेल्समैन वाले टाइप के लोग। इनको जो पढ़ाया होता है या ये खुद को पढ़ा चुके होते हैं, या तो इनको किसी ने पढ़ाया होता है या तो ये खुद को ही बहुत पढ़ा लेते हैं। इनको किसी ने दिमाग में ये भर दिया होता है, इनके सॉफ्टवेयर के अंदर, इनके ब्रेन के सॉफ्टवेयर में कोई डाल दिया होता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है बोलना। लेकिन क्या बोलना, कैसे बोलना, कब बोलना, कहाँ बोलना, इनको ये नहीं पता है। इनको ये नहीं पता है, ठीक? और इनको बोल दिया गया कि कुछ बोलना है। जैसे मैंने बोला करियर, या मैंने बोला कि एजुकेशन सिस्टम, या करप्शन, या ब्राइवरी, ब्रेन ड्रेन, कोई भी टॉपिक ले लिया मैं, ठीक? या पॉपुलेशन कंट्रोल, या द वर्ल्ड इमर्जेस एट द एंड ऑफ कोरोना, ऐसा कोई टॉपिक, जनरल टॉपिक ले लिया। तो भाई साहब अब जैसे मान लो मैंने टॉपिक बदला, मैंने बोला स्मॉल कार्स आर लाइकली टू रोल आउट इन अर्ली 2020। लड़का बोला क्या बोले आप? मैंने बोला बेटा, मैंने बोला स्मॉल कार्स आर लाइकली टू रोल आउट इन अर्ली 2021। लड़का बोला व्हाट? मैंने बोला व्हाट छोड़ो, तुम बताओ, है ना, हाउ। क्या है? व्हाट, तुम बताओ हाउ। तो अब उसको तो किसी ने सिखा रखा था कि तुमको बस बोलना है। अब उसको ये समझ में आ गया कि स्मॉल कार्स, क्या दिख गया उस लड़के को? स्मॉल कार्स आर गुड, स्मॉल कार्स आर दैट, स्मॉल कार्स, है ना, आर वेरी पोर्टेबल एंड टू प्लांट हियर एंड देयर। मैंने बोला भाई तू समझा भी कि मैंने क्या बोला है, टॉपिक क्या है? उसको कुछ नहीं पता, भाई को कुछ नहीं पता कि टॉपिक क्या है। लेकिन भाई को किसी ने सिर्फ ये बोला है कि तुमको बोलना है और लगातार माँ कसम बोलते ही रहना है जब तक सामने वाला मेरे मुंह पे हाथ न रख दे, है ना।
ये काम नहीं करना बेटा, है ना। सेल्समैन का मतलब कि हमको सिर्फ बातूनी नहीं बनना है, हमको पता होना चाहिए कि हम जो बात कर रहे हैं, बोलना इज इम्पोर्टेंट, हम क्या बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेल्समैन नहीं बनना है। ज्यादातर लोग आपको सेल्समैन मिलेंगे जब आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं। एक होता है गेट कीपर, जिसको और क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, गेट कीपर, और क्या बोलते हैं, उसके बाजू में लिखा है, बताओ और क्या बोलते हैं, टाइम कीपर, टाइम कीपर। ठीक। ये तीसरा लड़का इस प्रकार का होता है जिसको बोलते हैं गेट कीपर या टाइम कीपर। इसका काम सिर्फ एक होता है, इसका उद्देश्य जीवन का सिर्फ एक है कि हाथ में घड़ी लगाया रहता है और ये भी दूसरों को देख के नोट करता रहता है, और उसको पता है कि डॉक्टर सिंह आपने हमें टोटल समय दिया है 10 मिनट, हम टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, टॉपिक आपने दे दिया है और 10 मिनट का टाइम है। मुझे पता है मैं तो बोलूंगा नहीं, लेकिन मैं गेट कीपिंग करता रहूंगा। मैं लोगों को ये बार बार बीच बीच में बताता रहूंगा कि कितना समय बीत चुका है, कितना भी समय और बाकी है, ठीक। तो मान लो यदि समय 4, 5, 7 मिनट बीत चुका है तो ये माता क्या बोलेगा, अपना कुछ पॉइंट कुछ नहीं बोल रहा है, ये बार बार यही बोल रहा है, वेल फ्रेंड्स, सो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, है ना, फॉर फर्स्ट 5 मिनट्स, 2 मिनट्स आर लेफ्ट बिहाइंड, सो नाउ वी शुड कंक्लूड, नाउ वी शुड कंक्लूड। अरे भाई, जब कंक्लूड क्यों करना चाहिए, तू कंक्लूड कर। यदि तेरे को कंक्लूड करना आता है, तेरे को कुछ बोलना है, तो आप बोलो कंक्लूड करने के लिए। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि नहीं हम लोग 5 मिनट खत्म कर चुके हैं, 7 मिनट खत्म कर चुके हैं, 3 मिनट और बाकी है। अच्छी बात है, आप ये बताओ, लेकिन बताने के साथ साथ आप वो काम करो भी, ठीक है। वो बंदा करता नहीं है, वो सिर्फ बताता रहता है लोगों को। कभी कभी तो वो ये भी बोलता है कि these are our 2 friends, these are our 3 friends who haven't got a chance to speak up। ये वो हमारे जो 3-4 दोस्त हैं जिनको अभी तक बोलने का मौका नहीं मिला है, तो कृपया पहले इन्हें सुन लेते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरों को अलाउ करते हैं बोलने के लिए। अरे भाई, जब तू दूसरे के लिए मौका खोज रहा है तो तू अपने लिए पहले मौका खोज ना। Why don't you make an opportunity for you first, right? You should first make this opportunity for you. Don't look for others कि कौन बोल पाया कौन नहीं बोल पाया। They are your competitors, they are not your friends for this moment, they are your competitors। तो एक आपको ऐसे भी मिलेंगे। समझ में आ रहा है ना, ये तीनों का रोल मैं बता रहा हूँ आपको, समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। ये जब आप ध्यान से देखोगे ना और विजुलाइज करोगे, तब समझ में आएगा कि इसमें कौन क्या कर रहा था। एक सबसे गंदा रोल जो होता है और सबसे डेंजरस रोल, उसका नाम है बूचर। बूचर को हिंदी में बोलते हैं कसाई का रोल। भाई साहब, ये बंदा इतना खतरनाक आदमी होता है, अंदर से उबल रहा होता है, क्योंकि इसके अंदर गुस्सा खतरनाक वाला है, लेकिन इसको बोलना आता नहीं है। तो जब बोलना, जिस आदमी को आर्गुमेंट नहीं करना आता, वो आदमी हाथ और पैर की लड़ाई करता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। जिस आदमी को आर्गुमेंट नहीं करना आता, जिसके पास एनालिटिकल व्यूज नहीं होते, जिसके पास पॉइंट्स नहीं होते, वो हमेशा हाथ और पैर की लड़ाई करता है, क्योंकि वहां दिमाग चलाना आता नहीं उसको। तो वो दिमाग के बजाय क्या करता है, अपने हाथ और पैर का इस्तेमाल करता है। कभी नोटिस करना, जैसे आप देखना स्टूडियो में जो लोग बुलाए जाते हैं, टीवी पे स्टूडियो में जो लोग बुलाए जाते हैं प्राइम टाइम के अंदर, अलग अलग पार्टी के स्पोक्समैन आते हैं, डिफरेंट मैनिफेस्टोज के ऊपर बात करते हैं, सबके बीच में खतरनाक वाला द्वंद्व होता है ना। विश्वकर्मा जी, उपाध्याय जी, मिश्रा जी, सिंह, आप मत ऐसा बोलिए, वो ऐसा बोल रहे हैं, है ना। और आप कभी नहीं कह सकते कि हमारी पार्टी ने ऐसा कभी संवेदनशील, मतलब समझ रहे हैं ना आप, मतलब ऐसे ऐसे मुद्दों पे इतने खतरनाक तरीके से बात करते हैं कि ऐसा लगता है टीवी से बाहर निकल आएगा कोई आदमी। टीवी से ही कोई बाहर हो सकता है कूद के छलांग लगा दे, ऐसा देख के दूर से लगता है। लेकिन फिर क्या होता है पता है, आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, जब वो खत्म हो जाता है ना, तो सब एक दूसरे से गले मिलते हैं, चाय का कप एक दूसरे से शेयर करते हैं और थैंक यू वेरी मच बोल के निकल लेते हैं, क्योंकि उनको पता है ये फ्यूचर नहीं है, ये प्रेजेंट है। और हम अभी फिलहाल पार्टी का खा रहे हैं, तो पार्टी के लिए बोल रहे हैं। कल हमें टिकट नहीं मिलेगी, हमारा काम नहीं होगा, तो हम दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। यही काम होता है एक जीडी में पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट का भी। तो बूचर वाला जो लड़का है, वो काफी देर तक देख रहा है कि इसको कोई टाइम दे नहीं रहा है। वैसे इसके अपने दोस्तों के बीच में बड़ी अच्छी पैठ है, लेकिन फिलहाल यहाँ कुछ बेचारा बोल नहीं पा रहा है। काफी देर तक बैठे बैठे उबल रहा है अंदर। और एकाएक जब उसको रहा नहीं गया, तो पता है उसने चिल्ला के क्या बोला, एकदम अपना आपा खो बैठता है, एकदम लाउड होके चिल्लाता है, क्योंकि हाथ चला नहीं सकता, तो एकदम चिल्ला के बोलता है, The totally the kind of court you all against me using। जब इतना चिल्ला के बोलता है कि उसके बाजू में कोई लड़की बैठी है ना, तो बेहोश हो जाती है। बेहोश नहीं होती तो, लेकिन वो डर जाती है। बेहोश नहीं होती तो बेचारी डर जाती है, उसको लगता है पापा ठीक कहते थे। तो मन में क्या आता है कि मेरे पापा जो कहते थे कि दुनिया ऐसी है, तो पापा ठीक कहते थे। आज मैंने एक लड़के को देख भी लिया, है ना, आज मैंने इस लड़के को देख भी लिया, और उसको देखने के बाद अब उसको और कुछ देखने का मन और शेष नहीं रह गया। अब वो समझ जाती है कि मतलब अब उस बेचारी के अंदर हिम्मत भी नहीं है कि वो कुछ और बोल पाए। मतलब उस गंदे लड़के की वजह से उस लड़की के साथ जो इमोशनल अत्याचार हुआ है, वो कभी भी क्षमा योग्य नहीं है। ऐसे लड़कों से बचना चाहिए।
समझ में आ रहा है? ऐसे लोग बड़े गंदे लोग होते हैं, खतरनाक लोग होते हैं। इनके चक्कर में ये अपनी तो वाट लगाते ही हैं, अपने साथ साथ दो लोगों को और भी साथ लेके जाते हैं। कहते हैं ना हम रहेंगे, ना जिएंगे हम, ना जीने देंगे किसी को। लेट लीव बाय लीव बोलते हैं ना। इसके बाद एक और है स्पेक्टेटर और पैसेंजर। ये लोग बड़े अच्छे लोग होते हैं, पता है, किसी को परेशान नहीं करते, जिसको देखते हैं मुस्कुराते हैं और गर्दन हिलाते रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप एक सफर में हो और आप एक ट्रेन के अंदर, किसी बोगी के अंदर आप सफर कर रहे हो और आपके हाथ में अखबार है, तो आपने अक्सर देखा होगा किसी आदमी के पास न्यूज़पेपर होता है तो चार लोग और उसमें से न्यूज़पेपर मांग लेते हैं, हाँ ना। और सब लोग, चार लोग जो न्यूज़पेपर मांगते हैं, वो बाद में किसका न्यूज़पेपर रहता है उसको खुद ही नहीं पता होता मेरा न्यूज़पेपर कहाँ कहाँ चला गया है। ठीक? और सब अपना अपना पढ़ रहे हैं और सब एक दूसरे का चेहरा देख करके मुस्कुरा रहे हैं। मतलब वो राह चलने के लिए, एक रास्ते के लिए, एक बहुत अच्छा टाइम पास करने के लिए बहुत अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है न्यूज़पेपर। तो ये पैसेंजर वाले लोग, भाई साहब लोग भी जो है बार बार घड़ी देखते हैं, चेहरा देखते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं, नॉडिंग करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बोलने की हिम्मत और ताकत नहीं होती, इसलिए लोगों के साथ आमना सामना करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। इसके बाद लिखा आइडल रोल। आइडल रोल बेस्ट होता है। बेस्ट का मतलब होता है सिचुएशनल लीडरशिप। जैसा देश वैसा भेष। जैसे मान लो किसी की इंग्लिश तुम में से बहुत अच्छी है, मान लो तुम्हारे में से किसी की इंग्लिश बच्चे की एवरेज है, मान लो, ठीक, किसी की एवरेज हो, किसी की बहुत एक्सीलेंट है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, जो बच्चा बहुत एक्सीलेंट होता है ना, यदि ऐसे लड़के को यदि किसी लोअर साइड की कंपनी में बैठा दिया जिसका पैकेज 2 से 3 लाख के आसपास है, वो लड़का वहां डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? वो लड़का वहां डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा और डिस्क्वालीफाइड होने के बाद बेचारा फ्रस्ट्रेशन में चला जाएगा। वो डिसअपॉइंटेड हो जाएगा कि अरे मेरा क्यों मतलब मेरा क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ, और जिसका नहीं होना चाहिए था उसका हो गया। क्योंकि डॉक्टर सिंह आपने पढ़ाया था, तो आपने बोला था क्लास में कि ऐसे ऐसे बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो तुमको समझना चाहिए सिचुएशनल लीडरशिप इज द की, मतलब मोबिलिटी इज द की। जैसा देश वैसा भेष। आपका टारगेट सिर्फ एक होना चाहिए कि जैसा भी कंडीशन हो मेरे को हाँ बुलवा लेना है, फिर ज्वाइन करना ना करना मेरा अपना कॉल है कि मैं करूंगा नहीं करूंगा। ठीक है? अब ये हर बच्चा नहीं कर पाता है। इस सिचुएशन में अंदर ढलने वाली जो बात आती है सब बच्चों में नहीं होती एक जैसी। कुछ बच्चे इसमें प्रॉपर टैकल नहीं कर पाते इस चीज को। उनका अपना स्टैंडर्ड होता है, वो उस स्टैंडर्ड के नीचे नहीं जा सकते, बिलो नहीं जा सकते। दे ऑलवेज मेंटेन देयर टेम्परामेंट इन दैट वे। तो मैंने ये पूरी बात आपसे शेयर कर ली। जो चीजें बच गई थी वो भी मैंने बता दी, और मैं जल्दी से आपको 4 से 5 मिनटों के लिए आपको बता देता हूँ वो जो मैंने, आपको याद होगा कल मैंने आपसे शेयर किया था ना, वो सर आप कुछ केस के बारे में मैंने कहा था कि मैं कुछ केस बताऊंगा आपको, याद है? यस सर, आप कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में बता रहे थे। बड़ी यस जल्दी सर। पूछ लिया आपने मुझसे, बड़ी जल्दी पूछ लिया सर आपने ये बात। आप बोले थे रिमाइंड करवाना। हाँ तो रिमाइंड आपने इतने लास्ट में किया ना, बचे हुए 13 मिनट है तो आप रिमाइंड कर रहे हो, क्योंकि जो मेरे को बोलना है वो आधे घंटे का एपिसोड है पूरा। Actually, sir, just you were busy and you were talking about something else. That's why I didn't कोई नहीं, stop. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए मैं तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको वो 3 बच्चों के बारे में बताता हूँ जिनके बारे में मैं पहले बोल रहा था आपको। उन 3 बच्चों के बारे में पहले बता दूं, और मेरी पर्सनल स्टोरी वाली कहानी जो है ना वो आप मेरे से कल क्लास में पूछना, क्योंकि वो हाफ एन आवर का एपिसोड है। और मैं आपको बता दूं कल जो आपकी क्लास में होने वाला है उसका नाम है पर्सनैलिटी असेसमेंट टूल। मैं आपको कल ये बताने वाला हूँ कल की क्लास में कि आपकी पर्सनैलिटी जब आप किसी से मिलते हो तो आप कितने इफेक्टिव होते हो, आपका इम्पैक्ट कैसा जनरेट होता है, आप ओवरऑल एज अ पैकेज कैसे हो, ठीक, आपकी इफेक्टिविटी कैसी है। इसके लिए मैं एक एक्सरसाइज करवाऊंगा और थ्रू दैट एक्सरसाइज यू गेट टू नो अबाउट योर इफेक्टिविटी। ठीक, Yes sir. ये हम लोग कल की क्लास में करेंगे। तो मैं पहले आपको 3 बच्चों के बारे में बताता हूँ जो मैं कल बोलते बोलते रह गया था। ये मेरे लिए जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस रहा। और उस समय मैं कैट की फैकल्टी हुआ करता था सीएल के अंदर, और उस दौरान हम लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिलती थी, वी यूज्ड टू लर्न फ्रॉम वेरियस पीपल। तो हम लोगों को, आई रिमेम्बर, मैंने कैट दिया था और उस साल कैट कई लोगों ने दिया था, मतलब लाखों लोग कैट देते हैं हर साल। तो उसमें हमने जिन 3 बच्चों को बुलाया था, इनवाइट किया था, एक रिजॉर्ट बुक हुआ था और उस रिजॉर्ट के अंदर पूरे हिंदुस्तान से जितने भी सीएल करे लॉन्चर के फ्रेंचाइजी हेड्स थे उन सभी को इनवाइट किया गया था। और 110 लोग एक ओवल फॉर्म, ओवल का मतलब था अंडाकार फॉर्म में सब बैठे हुए थे, और उसमें बीच में 5 चेयर लगी थी जिसमें 5 इंटरव्यूअर्स बैठे थे, तो सामने एक चेयर लगी थी कैंडिडेट के लिए। हमने बच्चों को इनवाइट किया और उसका सब कुछ हमारे पास पहले से था, उस बच्चे के बारे में सारा रिकॉर्ड हमारे पास पहले से अवेलेबल था। और जो वो इंटरव्यू ले रहे थे उसमें से पहले जो कैंडिडेट थे वो थे एक सीएल के जो चेयरपर्सन है, एक वो थे, उनका नाम है सत्य नारायणन।
वो IIM बैंगलोर के हेड है, IIM बैंगलोर के हेड हैं, और साथ में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन भी अपना उन्होंने वहीं से किया है। अभी वो करेंटली डेल कंप्यूटर्स के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, डेल कंप्यूटर्स के। और दूसरे जो है वो श्रीनी है, वो उनके बैचमेट हैं और उनको एप्टीट्यूड गुरु माना जाता है अक्रॉस कंट्री। और तीसरे जो बंदे हैं उन्होंने लिम्का बुक ऑफ करंट रिकॉर्ड होल्डर हैं, who completed Oxford at the age of 16. I didn't try for the same at the age of 28 years, and he did that approximately 10 years ago, the same which I've made it in the age of 28 years. ये लाइन समझ में आया क्या जो मैंने भी बोला? Yes, sir. क्या बताओ, क्या बोला बताओ? अभी जस्ट जो बोला वो समझ में आया? Sir, would you repeat it? नहीं, अभी आप बोल सकते हो कि सर अच्छा ही बोला होगा आपने, है ना? आप गुरु हैं तो अच्छा ही बोला होगा आपने, लेकिन सर सच्ची बताऊं समझ में नहीं आया। मैंने कहा यस यू आर राइट। इसीलिए कहते हैं ना, जब टीचर पढ़ाता है उसको पता होता है कि आपको क्या समझ में आ रहा है और क्या नहीं समझ में आ रहा है। मैंने ये बोला कि लिम्का बुक ऑफ करंट रिकॉर्ड जो होल्डर है उनका नाम है आकाश गौतम। उन्होंने 16 साल की उम्र में ही पूरी एडवांस ऑक्सफोर्ड लर्न कर ली थी, उनको बुलाया गया था। ये काम मैंने भी किया है, मैंने भी पूरी एडवांस ऑक्सफोर्ड लर्नर्स जिससे लर्न करी है, लेकिन मुझे ये काम करने में 28 साल लग गए थे। 28 ईयर्स में मैंने लिम्का बुक ऑफ करंट रिकॉर्ड का लिए हिट किया था, बट आई couldn't acclaim that book for my favor। वो किताब मैं क्लेम नहीं कर पाया क्योंकि वो काम उन्होंने 16 साल में कर लिया था। तो तीसरे बंदे वो थे अनफॉर्चुनेटली, और से फॉर्चुनेटली चौथा बंदा मैं था। और पांचवे जो थे उनका नाम था विश्वनाथ चौधरी, जो कि मेमोरी के रिकॉर्ड होल्डर माने जाते हैं। मेमोरी उन्होंने 100-200 लोगों का वो मोबाइल का लास्ट 2 डिजिट नंबर लिखते हैं व्हाइट बोर्ड पर, और बिना देखे उनका चेहरा वो बता देते हैं कि आपके लास्ट का मोबाइल का 2 डिजिट नंबर क्या था। तो ये उनकी अपनी एक्सपर्टीज है इस लेवल की। तो हम 5 लोग बैठे थे और हमने उस बच्चे को बुलाया, और वो लड़का JNU का प्रेसिडेंट था और राइटिंग कमेटी चीफ स्टाफ प्रॉक्सी था और एडिटर इन चीफ, मतलब उसके अंदर बहुत से अक्लेम्ड क्वालिटीज थी उस बच्चे के अंदर। जब हमने उस लड़के को बुलाया तो उसका हमारे पास पहले से बायोडाटा था, हमने उसके बारे में पढ़ा। तो आज तक कभी भी उस लड़के का 95% बिलो से बिलो नहीं आया था। आज तक उस लड़के का कभी भी 95% के बिलो नहीं आया था। 10th में भी उसने टॉप किया है, 12th में भी टॉप किया है, अभी भी ग्रेजुएशन में भी उसका 98 उसका स्कोर है। मतलब मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कभी ऐसा कोई लड़का नहीं देखा। और ये बात यदि मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब इट हैज मेक सम सेंस। चलता फिरता लैपटॉप। और वो लड़का जो है, हमने उसे सबसे मतलब वो जो बाहर से अंदर आया तो काफी बड़ा स्पेशियस था, मतलब काफी बड़ी जगह थी वो। जो 110 लोग चारों तरफ बैठे थे उनको कहा गया था कि आप सिर्फ देखिए कि चीजें हो कैसी रही। और ये लड़के की क्वालिटी ये थी कि इसके कैट में 100 आउट 100 स्कोर आए थे। उसी साल कैट में मेरा जो स्कोर आया था वो 99.96 स्कोर था और इसका 100 आउट 100 स्कोर था। और वो तीनों बच्चों के 100 आउट 100 स्कोर था। हम लोगों को ये दिखाने और बताने के लिए बुलाया गया था कि आप देखिए ऐसे बच्चों के जो इंटरव्यूज होते हैं वो किस लेवल के होते हैं और कैसे होते हैं। सुना आपने? आप बोर तो नहीं हो रहे मेरी बातों से? Yes, sir. सुन रहे हैं। अच्छा, बोर हो रहे हो? अच्छा No, sir. बोर नहीं हो रहे हैं, मतलब सुन रहे हैं बातें। अच्छा, नहीं नहीं बोर हो रहे हो, ठीक। हर्षित पता है हर्षित अभी क्या कह रहा था मेरे को? हर्षित बोल रहा था कौन है भाई, क्या चल रहा है ये सब, है ना? हर्षित अभी मैंने सुना है, हर्षित अभी बात कर रहा था ये, है ना? हर्षित अभी ये बोलते हुए पकड़ा गया, मैंने अभी सुना था हर्षित को। नो सर। अरे जस्ट जोकिंग, जस्ट किडिंग। इसी बहाने मैंने आपको सुन तो लिया अभी। यस सर, नो सर कुछ तो बोला आपने, मैंने सुना इसी बहाने आपको, है ना? और संध्या आप हो क्या? Yes, sir. अच्छा आप हो, चलो ठीक है, वेरी गुड। नहीं एक्चुअली इसी बहाने प्रेजेंट लग रहा है ना सबका। विपिन तो है ही है, कुमरेंद्र बोलता ही रहता है, कुमरेंद्र बोलता ही रहता है। रामजी सिंह, आप प्रॉपर कनेक्टेड है राम जी? यस सर। चलिए बहुत अच्छी, वेरी गुड। चलिए हम लोग बात बताते हैं उसके बाद क्या हुआ। तो उस बंदे को जब हमने बुलाया ना तो ट्रांसपेरेंट एक ग्लास लगा था, और टाइम मींस वी सेड हिम टू गेट इन। जब हमने उसको बोला आप अंदर आ जाओ, तो बंदा दूर से देख के बड़ा ही हैंडसम, स्मार्ट, गुड लुकिंग गाय, बहुत ही अच्छा गुड लुकिंग बच्चा था, काफी अच्छी गुड हाइट थी उसकी, फेयर उसका फेस था। और हम लोग को दूर से देख के पता है वो क्या चेहरे का इसके एक्सप्रेशंस क्या था? उसके चेहरे का एक्सप्रेशंस था कि अच्छा तुम लोग मेरा इंटरव्यू लोगे। उसके चेहरे का एक्सप्रेशंस देख, होता है ना चेहरा देख के आदमी पकड़ लेता है कि मन में क्या चल रहा है। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन था जैसे तुम लोग इंटरव्यू लोगे। तो भाई ऑब्वियसली इंटरव्यू के लिए बुलाया था उसको। तो आप विश्वास मानिए कि हम लोगों ने
उसका जो ओवरऑल एटीट्यूड जो था उस लड़के का वो ये था कि यू आस्क whatever the X to X things question in your mind, I give you far and bolder answers of all the questions, neck to neck, net to net. अच्छा तुम लोग क्वेश्चन पूछने के लिए आए हो, एक काम करो तुम लोग क्वेश्चन पूछो और मैं जो तुम्हें जवाब दे रहा हूँ तुम उसको विद ड्यू रिस्पेक्ट उसको सुनो। आप विश्वास करिए दोस्तों, हम लोगों ने उस लड़के से एमटेक लेवल तक के क्वेश्चंस पूछे, एमटेक लेवल तक के क्वेश्चंस पूछे और उस लड़के ने हमें एकदम कट टू कट आंसर दिया, नॉट मोर नॉट लेस, ना ज्यादा ना कम। मतलब जो जवाब उस लड़का हमको दे रहा था ना वो एकदम सुपर फाइन आंसर दे रहा था, सुपर्ब सुपर्ब लेवल का आंसर। मैंने कहा ना मैंने अपने जिंदगी में आज तक ऐसा कोई लड़का देखा ही नहीं, मतलब एकदम चलता फिरता लैपटॉप, इंग्लिश भी सुपर्ब लेवल की। अब मुझे बताओ कि उसका कॉल जो था वो अहमदाबाद से था, उसका सिलेक्शन हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, जल्दी बताओ। उसका सिलेक्शन हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? हुआ हाँ, क्या होगा लगता है आपको? हुआ होगा? यस सर। नहीं हुआ होगा। हुआ होगा? नहीं सर हुआ। हाँ बताओ। सर नहीं होगा क्योंकि नहीं हुआ होगा क्योंकि आपने पहले ही उसको गेस कर लिया था कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। हाँ ओके अच्छा। ये सर आपने बॉडी लैंग्वेज रीड कर ली थी। बात मैंने कही ना तुमसे, उस समय आईएम्स के कुल 6 अलग अलग आईएम अहमदाबाद, बेंगलुरु, कलकत्ता, है ना, कोझिकोड, इंदौर, ऐसे अलग अलग थे। यदि वर्ल्ड के टॉप 5 बेस्ट इंस्टीट्यूशंस की बात होती, वर्ल्ड के टॉप 5 बेस्ट इंस्टीट्यूशंस की बात होती, लाइक हार्वर्ड, लाइक किलॉग, लाइक स्टैनफोर्ड, लाइक येल, लाइक वॉटन, ऐसे यदि यूनिवर्सिटीज की बात होती उसका सिलेक्शन हो जाता, जहां एडमिशन पाना लगभग नामुमकिन के बराबर है। तुमको पता है जैसे अभी एक कॉलेज है उसका नाम है TIT, नाम सुना है तुम लोगों ने? टेक्नोक्रेटिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल में है, नाम सुना है ना? एक कॉलेज है उसका नाम है TIT, टेक्नोक्रेटिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उनके जो ओनर हैं उनके बेटे का एडमिशन लंदन बिजनेस स्कूल में सिलेक्शन हुआ। मैंने पढ़ाया है उनको और CS ब्रांच का था वो, CS ब्रांच का था, मैनेट का परफेक्ट CGPA उस लड़के का था और पूरे भारतवर्ष से 3 बच्चों का शॉर्टलिस्ट हुआ था नाम, ही वाज वन ऑफ दैट, उसमें से एक नाम उनका था, समझे आप? तो एडमिशन पाना है इसलिए नहीं कि फीस बहुत ज्यादा है, 3 करोड़ रुपए फीस है, 3.25 करोड़ रुपए फीस है। फीस इज नॉट अ मैटर, बहुत से लोगों के पास करोड़ रुपए है, भले मेरे पास ना हो आपके पास ना हो वो चलेगा, लेकिन बहुत से लोगों के पास पैसे देने की कैपेसिटी है 3.5 करोड़ रुपए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एडमिशन नहीं होता। क्या नहीं होता? एडमिशन नहीं होता। समझ में आया? जैसे एग्जांपल मैनेट का नाम सुना है? मैनेट कॉलेज भोपाल। मैनेट कॉलेज भोपाल की जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट हेड हैं उनकी बेटी का सिलेक्शन हुआ था फार्माकोलॉजी में। तो पूरे वर्ल्ड में कुल मिलाकर के एक ही पूरे इंडिया में आज तक का ये रिकॉर्ड है कि फार्माकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में एक भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो पता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया कि इंडिया से आज तक फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में सिर्फ एक ही बच्चे का सिलेक्शन। मतलब बाहर के विदेशों की यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होना इतनी आसान बात नहीं होती कि कोई भी ऐसे गया और उसका सिलेक्शन हो गया। मतलब पैसा तो पैसा, लेकिन उसके साथ वो हर तरीके से क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्रॉस एग्जामिन करते हैं, क्रॉस करते हैं, उसके बाद ही एडमिशन। तो मैं बता रहा था आपको कि वो जो लड़का जो था उसका सिलेक्शन टॉप 5 बेस्ट यूनिवर्सिटीज की बात होती तो उसका हो जाता। अहमदाबाद में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हो जाता ना तो पता है क्या करता, वो दूसरों को गिल्टी फील करवाता, दूसरों को एम्बैरस करता, दूसरों को इग्नोर फील करवाता, अपने प्रोफेसर से उसकी लड़ाई हो जाती है ना। और दूसरे लड़कों को क्या बोलता है, तुम्हें कुछ नहीं आता, जो आता है वो सब हमें आता है। हर क्लास में वो आर्गुमेंट करता, हर क्लास में वो लोगों को डाउन फील कराने की कोशिश करता। तो ये इशू था। गॉट इट? यस समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, तो दिस इज द थिंग, ये है। और एक दूसरे कैंडिडेट के बारे में भी सुन लो। 2 मिनट और बचे, मैं जल्दी बता के खत्म करता हूँ। 2 कैंडिडेट और भी, अभी बता दूं या कल की क्लास में बता दूं? बताओ सर अभी बता दीजिए, नहीं वो मन में क्वेश्चन रह जाएगा। अच्छा Yes, नहीं, अभी तो बताया नहीं मैंने 2 लोगों के बारे में। एक फीमेल कैंडिडेट थी, उस फीमेल जो कैंडिडेट थी सी वाज फ्रॉम बेंगलुरु। वो बेंगलुरु की कैंडिडेट थी और अक्सर आपको पता है कि हम जहाँ रह रहे हैं और जो बेंगलुरु है उन दोनों के बीच में लिविंग स्टेटस का डिफरेंस है। ठीक है, मतलब वहाँ और यहाँ में बहुत अंतर है। वहाँ का लिविंग एक्सपेंडिचर और कुछ लोग अपनी लाइफस्टाइल को बहुत ही वेस्टर्न फॉर्म में मतलब रखते हैं अपने आप को। तो उस लड़की को जब हमने बुलाया, ने अपने को इतना डेकोरेट किया हुआ था, उस लड़के ने खुद को अपने आप को इतना ज्यादा पता नहीं क्या ऑर्नामेंट पहन के और मतलब चेहरे पे पता नहीं क्या लगाया हुआ था, पूरा व्हाइट चेहरा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस चेहरे पे बिल्ली की जैसे 2 आंखें दिख रही थी और पूरा चेहरे में व्हाइट कुछ दिख रहा था।
तो मेरा तो पहले मन हुआ कि मैं पहले से चेहरे पे जो उसके पता नहीं क्या लगा हुआ है, मेरे को लगा पहले मैं उस चेहरे का वो मास्क हटाऊं, फिर उसके बाद उसका रियल फेस देखूं कि मतलब हु इज शी बिहाइंड दैट। उसने जो कपड़े पहने थे उसका नाम था कैट सूट्स। अब कैट सूट्स, किमोनो ड्रेसेस, नाम सुने आपने कैट सूट्स, किमोनो ड्रेसेस एंड ऑल। अब ये कपड़े यहाँ के है ही नहीं हिंदुस्तान के। अब वो पता चला कि अंदर वो लड़की जैसे ही वो इंटर किया उस लड़की ने, और वो आवाज आने लगी छन छन, जितने वो आगे पैर बढ़ा रही है उतने छन छन की आवाज आ रही है, और काफी डिस्टेंस था, काफी दूरी थी। मैंने बताया ना कि 110 लोग चारों तरफ बैठे हुए हैं, उसके बाल खुले हुए हैं, मतलब ड्रेस कोड का उसको पहचान नहीं था उस लड़की को, क्या पहन के आना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। दो शी हैज अ स्कोर 100 और 100 परसेंटाइल। स्कोर कितना था? 100 परसेंटाइल। इसमें जो वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम है विच इज कैट, उसमें उसका 100 परसेंटाइल। कपड़े पहनने का तरीका नहीं पता कि कपड़े क्या पहन के आने चाहिए, स्पेशली जब हम ऐसी जगहों पे जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. वो हमारे पास आई तो पहले तो छन छन की आवाज आई, जितने वो कदम आगे निकाले वो छन छन छन, फिल्टर, क्योंकि चारों तरफ एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था, बस उसी की पैरों की आवाज आ रही है। और जब वो हम लोगों के पास पहुंची तो उसने, मैं करके नहीं दिखा सकता फिलहाल, उसने अपना ये यूं सर घुमाया तो वो बाल हम लोग 3 लोगों के ऊपर से वो बाल होते हुए गए, क्योंकि लड़कियों के बाल लड़कों से बड़े होते हैं और वो शैम्पू कंडीशनर करने के बाद बहुत ज्यादा एकदम बिखर जाते हैं। तो हम लोग के पास में आते आते तक उस लड़की ने वो पीछे अपने बाल ऐसे करके ऐसे करे, वापस करे, तो 3 लोगों के ऊपर से होते हुए वो बाल गया। उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं थी क्योंकि कुछ बोल पाए, उसको बोलना पड़ा मैडम डू सिट, मैडम हैव यू सीट फर्स्ट, आप पहले बैठ जाओ। और मैडम बोलने के बाद जब उसको बोला गया कि आप बैठ जाओ तो आप समझते हो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ फॉर्मेलिटी करी। क्या करा? फॉर्मेलिटी। हमने सिर्फ उसे फॉर्मेलिटी की, क्योंकि हमें समझ में आ चुका था कि मतलब ये एकदम पूरी तरह से वेस्टर्न थॉट, वेस्टर्न दिमाग, और ये चीज हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। एक तीसरे कैंडिडेट के बारे में सुनिए। ये बंदा जो था, ये बंदा, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आपको कि इतना अच्छा स्कोर पाने के बाद भी लड़कों का सिलेक्शन न होने का कारण देखो कितना ही अजीबोगरीब कारण है। जो तीसरा और आखिरी कैंडिडेट आता है, ये शॉर्ट हाइट का एक लड़का रहता है, डेनिम की शर्ट पहनता है और कार्गो की जीन्स। डेनिम की शर्ट, कार्गो की जीन्स के अंदर इतने पॉकेट होते हैं कि इंसान को खुद नहीं पता होता कि कितने पॉकेट और कहाँ पे पॉकेट्स, और कलरफुल उसका शर्ट था। तो हमने उसको देखते ही बोला कि आपका स्कोर कार्ड कहाँ है। स्कोर कार्ड खोजना स्टार्ट किया, और भाई साहब वो जो स्कोर कार्ड उसने खोजा ऐसा कम हुआ, उसका लग रहा था कि पूरे शरीर में उसको खुजली स्टार्ट हो गई। वो कभी इस पॉकेट में, कभी उस पॉकेट में, उसको खुद ही नहीं पता मैंने किस पॉकेट में कहाँ रखा है। और आखिर में वो हम लोगों के पीछे आके ऐसे मुड़ के खड़ा हो गया, कह रहा है सर कैन यू प्लीज लुक एट द बैक। इसके पीछे, मतलब उसके पीठ के पीछे भी एक पॉकेट बनी हुई थी। तो हमसे कह रहा है कि वो खुद नहीं देख पा रहा था बेचारा, तो कह रहा है कि सर इसमें देख लीजिएगा जरा, कहीं इसमें तो नहीं है। मतलब हद ही थी, मतलब क्या तो बोल दूं, क्या तो बोल दे ऐसे लड़के को। तो हमने बोला कि यू आर अ पक, PUCK पक। तो हमने बोला कि डू यू नो द मीनिंग ऑफ दिस, आपको उसका मतलब पता है? तो उसने बोला सो सॉरी। मैंने बोला ऐसा है कि बेटर वुड बी दैट यू गो एंड सी इन फाइंड अ डिक्शनरी, आप इसका मतलब जाके डिक्शनरी में खोजना। यू आर अ पक, पक का मतलब होता है, पक का मतलब यू आर अ कलरफुल जोकर। आप कपड़े तो ऐसे पहन के आओ कि जिससे ये सामने वाले को एक फील आए, एक अंडरस्टैंडिंग हो, मैच्योरिटी दिखे आपकी। आप कार्गो की जीन्स पहन रहे हो, डेनिम की शर्ट तो ठीक है, लेकिन वो डेनिम की शर्ट के अंदर भी कलरफुल डेनिम की शर्ट है कि पीछे का कलर अलग है, आगे का कलर अलग है, और इसका जो आपका स्लीव्स के कलर अलग है, ठीक है। तो फिलहाल मैंने आपको जो 3 छोटे-छोटे केसेस बताए, मुझे लगता है कि एक लर्नेबल एक्सपीरियंस होगा, और हम लोग कल की क्लास में पर्सनैलिटी इफेक्टिवनेस स्केल अपना चेक करेंगे और ये पता लगाएंगे कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हम कितने प्रभावशाली होते हैं। ठीक, विल डू इट दिस नेक्स्ट क्लास. Till then, take care of you and your owns, and all the very best to all of you. Thank you very much. Good night. Thank you, sir. Thank you, sir.